सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर अब हम हमारे इस चैप्टर के फाइनल पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ दो ही टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। एक हाईली थ्योरेटिकल टॉपिक, बहुत डेटा ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड दूसरा ऐसा टॉपिक जो कि बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत मजेदार है, लेकिन छोटा है साइज में, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे ही हम ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे, हमारे इस कंप्लीट चैप्टर की तुनिक तुनिक हो जाएगी। एंड देन आफ्टर हम लोग जेनेटिक्स के सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे होंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा, आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट रैप अप हो चुका है। तो अब हम लोग थोड़ा फास्ट पेस्ड बढ़ेंगे और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे। कल क्लास इसीलिए नहीं हो पाई बिकॉज 2 दिन लगातार हमारी फ्लाइट डिले हो गई, और मैं वैसे ही बहुत कम सोता हूं और मैं अपने काम धंधे में ही लगा हुआ था, तो नींद जो है पूरी हुई ही नहीं। सो हम लोग एयरपोर्ट पर बहुत लंबे टाइम तक वेट कर रहे थे फ्लाइट का कि तितली उड़ेगी, बस में चढ़ेगी और उसके बाद अपने घर पहुंच जाएगी और उसके बाद क्लास ले लेगी, लेकिन तितली को बस मिली ही नहीं। तो हम जो है मेरे भाई थोड़ा सा बौखला गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम घर वापस आ चुके हैं। एंड ओवरऑल इवेंट बहुत तगड़ा रहा, बहुत सॉलिड रहा। नागपुर निवासियों को, महाराष्ट्र के हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं और स्टेट्स के भी बच्चे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम महाराष्ट्र जाके आए हैं तो वहां के हमारे लाडले नन्हे मुन्ने दोस्तों की हम बात करेंगे, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत कम जा पाता हूं महाराष्ट्र, लेकिन मैं लास्ट टाइम एक बार सौभाग्य मिला था कि मैं महाराष्ट्र गया था, मैं पुणे गया था, और इस बार भी हम लोग आए और बहुत मजा आया। और आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब तुम लोगों ने मुझे प्यार तो दिया ही, लेकिन उसके अलावा यू गाइज केयर फॉर मी अ लॉट। इतनी सारी बेस्ट विशेस कि सर थोड़ा जल्दी ठीक हो जाओ, सर सच में ही, मतलब एकदम जब स्टेज पे देखा बच्चों ने बोले कि एकदम ही सिकुड़ गए हो गुरुजी, कुछ करो अपना। तो जो बेस्ट विशेस थी, एंड बेस्ट विशेस कमिंग अलोंग विद गिफ्ट्स, ये बहुत मजेदार चीज थी। तो मैं आपको पहले 2 मिनट लूंगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू अप द थिंग्स। तो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूं कि तुम लोगों ने मुझे क्या क्या दिया है। तो एक हमारी बहन है जिन्होंने हमें ये मोटरसाइकिल वाली कैंडीज दी हैं, इसके चक्के भी घूमते हैं। तो हालांकि मेरे को इसको खाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज बहुत प्यारी चीज है ये, तो अब पता नहीं मैं इसको खा पाऊंगा या नहीं, लेकिन धूम मचाले धूम तो इस पर जरूर कर पाऊंगा। तो ये एक बहुत मस्त चीज है। देन एक हमारी बहन है, उन्होंने मुझे एक हैंडमेड बैग दिया है। उन्होंने बताया कि वो खुद बना करके लेके आई हैं अपने हाथ से। तो ये वो बैग है और मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगा, इसको तो मैं अपने साथ ही कैरी करूंगा। एक चीज है जिसको मैं अपने टेबल पे लगाने वाला हूं, लेकिन लगाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये राधा कृष्ण जी हैं और ये मुझे एक हमारी बहन ने दिया है। तो ये भी बहुत प्यारी चीज है, ये इस कैंडी के साथ ही था, मोटरसाइकिल वाली कैंडी के साथ। तो ये भी बहुत मजेदार चीज है। तो इसको भी मैं अपने टेबल पे रखूंगा। मेरे पास काफी सारे मतलब कि छोटी 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 मूर्तियां हैं, मैं खुद भी कलेक्ट करता रहता हूं, तो उसके साथ मैं लगाऊंगा। एक हमारी बहन है जिन्होंने कुछ तगड़ा तैयार किया है अपने हाथों से, एंड उन्होंने ये बनाया है खुद। ये 3D में है, मतलब मुझे पता नहीं है कैसे दिखाई देगा आप लोगों को, बट दिस इज इन 3D, है ना। तो इसमें से चीजें बाहर निकली हुई हैं, जैसे जो फूल है ये देखो, ऐसे मोटापे में देखोगे तो आइडिया लगेगा। इट इज अ 3D फ्लावर, वो बाहर निकल रहा है, एंड इस पे लिखा हुआ है जारविस आर्मी। तो ये कुछ धागे से, कोई मोटा धागा है, ऊन वगैरह है, उससे लिखा हुआ है जारविस आर्मी। तो बहुत मतलब ऐसे ग्लू में डुबा के ऊन को, और पूरा एकदम मतलब पूरे टेक्सचर के साथ मैं इसको सेंस कर पा रहा हूं, मैं इसको फील कर पा रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं ये बहुत खूबसूरत है। मतलब दिखने में हो सकता है आपको 3D उतना वो ना दिखाई दे, बट ये सामने से देखने में बहुत कमाल है दोस्त। तो इसको अब मुझे पता नहीं फ्रेम कैसे कराते हैं, बट मैं पिताजी को दूंगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके लगा देंगे इसको हम लोग। तो इसको वॉल पे लगा देंगे। और फिर और छोटी मोटी चीजें हैं, मजेदार सी चीजें हैं, जैसे अब ये है, अब ये लगेगा कि हाँ यार बहुत दिल से बनाया है, प्यार से बनाया है, बट इसकी एक चीज दिखाता हूं। जैसे कार्ड है ना, ये खुलता है तो ऐसे मैं निकल करके आता हूं इसमें से, देखो। तो ऐसे लिखा हुआ है बेस्ट टीचर एवर, विपिन सर लिखा हुआ है, एंड इसको जब हम ऐसे खोलते हैं ना, तो ऐसे मैं निकल करके आता हूं, देखो। तो ये बहुत मस्त चीज है। तो ये एफर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है भाई। ये देखो, मतलब क्या क्या खतरनाक चीज बनाई है भाई, एकदम हारमोनियम बना दिया भैया इसका तो, ग्रीटिंग कार्ड का। तो बहुत मजेदार चीज है ना। इसके अलावा और भी है, अभी मसाला भाई खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। सो आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड यस्टरडे, है ना। ये किसी बच्चे ने मेरे को ही बेस्ट विशेस दे दिए, ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू, मच नीडेड। और हाथों से बनाया हुआ स्केच है, हमेशा दिल के बहुत करीब रहते हैं। तो एक ये वाला स्केच है, एक ये वाला स्केच है जिसमें थोड़ा कम पहचान में आ रहा हूं, बट स्टिल हाथ से बनाया गया है, तो एप्रिशिएटेड। 2 हमारे दोस्तों ने हमें दिए हैं चमत्कारी नजर से बचने के रक्षा कवच,
दोनों में इविल आई है, तो ये भी है। और क्या है, और हमारी 5 बहनें थी जिन्होंने हमें दिया है एक प्यारा सा बुके। पांचों को मेरा प्रणाम नमस्कार, है ना। अब ये फूल थोड़े से मुरझा गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनको रखा जाएगा। और मेरे भाई गिलासी और मग्गे मिले हैं 2 चाय पीने के लिए। टीचर के बारे में ही लिखा हुआ है दोनों जगह पर, अच्छे अच्छे कोट है। और इन मग्स में जो लेटर्स हैं वो भी कल ही मिले हैं। और ये 2 हुड़ हुड़ दबंग वाले जो चश्मे हैं, ये भी मेरे 2 दोस्तों ने मुझे दिए हैं। तो हे तो है मसाला और भी है, लेकिन कुछ कुछ मैं एकदम स्किप कर गया हूं कुछ चीजें, क्योंकि मैंने लगा दी हैं ऑलरेडी, है ना। वो उनके लिए इंतजार ही नहीं हुआ, तो मैंने रख दी है कहीं कहीं। तो बस सबको बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए नहीं कि गिफ्ट मिले हैं, वो तो है ही, लेकिन मजा बहुत आ गया। तो हम सब लोग गए थे एंड बहुत मजा आया। तो जब बच्चों से मिलते हैं अच्छा लगता है ना। अब उस चक्कर में एक क्लास कैंसिल हुई कल वाली, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज एक और एक्स्ट्रा क्लास लगा रखी है, हालांकि मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आई नीड टू रश टू द ऑफिस। जैसे 3 बजेंगे मैं यहां से भाग जाऊंगा ऑफिस के लिए। हो सकता है 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए क्लास, वैसे नहीं होगी, मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। 1.5 घंटे की दूरी है ऑफिस की, तो मैं टाइमली पहुंच जाऊंगा। 3:30 भी निकलूंगा तो 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 5 बजे फिर से एक और क्लास है, उसमें हम लोग आ रहे होंगे, बैठ के बात कर रहे होंगे। और सिलेबस आप मान के चलो, अगर आपने एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे मेरा साथ दे दिया तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक हम लोग खत्म कर सकते हैं, आराम से खत्म कर सकते हैं, अच्छे से, बिना कोई चीज भगाए, ईमानदारी से खत्म कर सकते हैं। यस, बहुत सारी चीजें मिली, इसके अलावा भी और है, तो मैं धीरे धीरे आपको दिखाता रहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैंने रख दी हैं ऑलरेडी, है ना। दे आर ऑन माई डेस्क, है ना। तो इसीलिए ओके, चश्मा लगाइए यार, वो नंबर के नहीं है ना, पर मैं तुम्हारी दिल की खुशी के लिए मैं तुम्हारे लिए चश्मा लगा लेता हूं। पर मुझे इसके बाद कुछ दिखेगा नहीं, मैं एकदम अंधा हो जाऊंगा। अब तुम ही जानो, मुझे जेन्युइनली कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे बस ये पता है मेरे सामने एक टीवी है जो कि बहुत धुंधला है, बहुत ब्लरी है, बट इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सेंस कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा नंबर बहुत ज्यादा है। तो इस चश्मे के बिना मैं अंधा हूं, लिटरली अंधा हूं, है ना, मैं कुछ देख ही नहीं पाता। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ऑल, है ना। अगर आप फुल सपोर्ट दोगे तो कल हमारी मकर संक्रांति का त्योहार है, कल भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास लगा लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और भी क्लास हम लोग लगा सकते हैं, जैसा आप बोलो, जितना आप बोलो उतनी क्लासेस लगा लेंगे, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस की अलग से भी क्लासेस लगा देंगे, आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चल अब सबसे पहले एक छोटी सी चीज, कि कुछ बातें आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हाथ से लिखनी पड़ेंगी। कंप्लीट थ्योरी है, डेटा मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा, एक पन्ना छोड़ देना और आराम से लगा के लिख लेना उसको, मतलब स्लाइड जो है आराम से पॉज करके लिख लेना जब आपको वक्त मिले। आप बस थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। बेसिक लेवल से उठाएंगे, एकदम फंडामेंटल लेवल से उठाएंगे, 0 लेवल से उठाएंगे। 2-3 लेक्चर के अंदर अंदर, यानी मैक्स टू मैक्स कल तक ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसको हमें परसों पे नहीं लेके जाना है। व्हेन वी विल स्टार्ट परसों वाला लेक्चर, तो वी विल बी स्टार्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ मेरे दोस्त, सीधा शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या प्यार से इसे HGP भी कह सकते हैं, है ना। अगर कल आपको क्लास नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। कल मैंने सुना है कि शायद केमिस्ट्री की पंकज सर की क्लास है, तो अगर आप कल मना करोगे तो कल कोई क्लास नहीं लेंगे, है ना। परसों करेंगे, जब आप बोलो तब कर लेंगे, क्योंकि कल मेरी ऑलरेडी अर्जुना में क्लास है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक छोटी सी आधे घंटे की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जिससे हमारा टाइम खराब ना हो, है ना। तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे अगर आप कहेंगे तो, पर कुछ कुछ तो डाल देंगे, एक बार एंड में डिसाइड कर लेंगे, आज शाम की क्लास में डिसाइड कर लेंगे। अभी मैं आपको नाम बता देता हूं, भैया खोपड़ी पे लगाइए सरसों का तेल, घुस जाइए इस टॉपिक के नाम में। क्या बोला गुरुजी आपने टॉपिक का नाम? गुरुजी ने जो टॉपिक का नाम लिखवाया है यह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आराम से सुनेगा। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 3 शब्द आ रहे हैं, क्या पहला शब्द सुनेला लगता है? यस गुरुजी, ये तो सुनेला लगता है, ये तो हम ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे अगर हमारा पूरा नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मिस्टर होमो सेपियंस, जहां पे होमो जो है ये है हमारा जीनस और सेपियंस जो है ये है हमारी स्पीसीज, तो ये तो हम खुद है, करेक्ट। तो इसके बारे में तो हमें अच्छे तरीके से पता है। खुद के बारे में 2-3 पॉइंट और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो भाई। किंगडम एनिमेलिया के मेंबर हो तो आप एक एनिमल हो, फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर हो तो आप एक कॉर्डेट हो। ऑर्डर आपका क्या है, कोई बताना चाहेगा? सर ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है तो हम एक प्राइमेट हैं। गुरुजी क्लास हमारी मैमेलिया है तो हम एक मैमल हैं। फैमिली हमारी कौन सी हो जाएगी गुरुजी? होमिनिडी हो जाएगी। होमो से ही शब्द निकल के आता है होमिनिडी। ये हमारी सारी की सारी रहस्य वाली बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, है ना। अब ये रहस्य नहीं रही, इसके ऊपर से हमने पर्दा उठा दिया है। जीनोम क्या होता है? जीनोम क्या होता है? कंटेंट ऑफ डीएनए और द अमाउंट ऑफ डीएनए
कंटेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन a haploid set of chromosome, a haploid set of chromosome. Therefore आप कह सकते हैं डीएनए इन 23 क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमंस। भाई ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर? अगर वो डिप्लॉयड सेल है तो सर उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक सेट में हुए 23 क्रोमोसोम्स। तो डीएनए इन 23 क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन सेल, इसे हम लोग क्या कह देंगे? हमारा जीनोम कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मेरे पास एक सेल है और वो सेल डिप्लॉयड है, मैंने अपने गाल का सेल निकाला और गाल का सेल निकाल डाला, तो मेरे भाई उसके अंदर मुझे दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। 23 क्रोमोसोम ये वाले जो मेरे अंदर मेरी मम्मी से आए, 23 क्रोमोसोम ये वाले जो मेरे अंदर मेरे पिताजी से आए। अब मेरे भाई ये है 46 क्रोमोसोम, यानी कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसे मैं एन कहता हूं, इसे मैं एन कहता हूं, इसे मैं हैप्लॉइड कहता हूं, इसे मैं हैप्लॉइड कहता हूं। दोनों मिल जाए तो मैं इसे डिप्लॉइड कहता हूं। अगर मेरे भाई इसके एक सेट में कितना डीएनए है इसकी मैं स्टडी कर रहा हूं, देन दिस इज जीनोम। ये एक सेट है, इसमें कितना डीएनए है इसकी अगर मैं स्टडी कर रहा हूं, दिस इज जीनोम। यस, इतना जो है ये आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? भाई प्रोजेक्ट तो सबने बनाए होंगे, है ना? प्रोजेक्ट मतलब एक टास्क है, एक टास्क है। अब टास्क क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? ये बहुत गौर से देखना मेरे भाई, टास्क क्या है? व्हाट इज द टास्क? जो प्रोजेक्ट है या जो टास्क है वो ये है कि आपके डीएनए का जो सीक्वेंस है, अब हम डीएनए जो है 4 अल्फाबेट से ही लिखते हैं, ATGC 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 ATGC। आपके पहले नाइट्रोजनस बेस से आखिरी नाइट्रोजनस बेस तक। हम कह रहे हैं हमारा डीएनए जो है एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा है। हम कह रहे हैं आपके पहले न्यूक्लियोटाइड से आखिरी न्यूक्लियोटाइड तक क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो हमें काउंट करना है, वो हमें मैप करना है। दैट इज बेसिकली आवर प्रोजेक्ट। वी नीड to sequence all nucleotides in our genome, in our genome। हमारे जीनोम में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका हमें सीक्वेंस पता लगाना है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। तो मेरे बंधु तीनों शब्द आपको समझ में आ गए। पहला शब्द है ह्यूमन यानी हम खुद, यानी होमोसेपियंस। दूसरा शब्द है जीनोम यानी 23 क्रोमोसोम्स के अंदर, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर कितना डीएनए पाया जा रहा है। एंड तीसरा है प्रोजेक्ट। यहां पे हम क्या करते हैं? सीक्वेंस पता लगाते हैं हमारे डीएनए में सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स का, A to Z एंड टू एंड। ये हम लोगों ने पता लगाया। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो छोड़ सकते हो। क्या ये टर्म क्लियर हुई कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? क्या ये टर्म क्लियर हो गई? है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। क्या ये तीनों शब्द सबको पता लग गए हैं कि इनका मतलब क्या होना चाहिए? यस, बहुत बढ़िया, है ना? यार इतनी बेवकूफी कैसे छा रखी है समाज में? सर लिखना है, नहीं लिखना है, सर कल की छुट्टी है, आज छुट्टी है, परसों छुट्टी है, लोहड़ी भी बनाओगे तुम, मकर संक्रांति भी बनाओगे। एक काम करते हैं, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ त्योहार आता है, ये छुट्टी ही कर देते हैं परमानेंट। ऐसे बौखला कैसे जाते हो कुछ लिखाते ही? लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। चिल करो यार, मैं कौन सा घर आके तुम्हारी कलम पकड़ लूंगा। समझ लो यार कि अगर कुछ ऐसा है जो नहीं लिखना था और तुमने लिख लिया है तो मास्टर जी कौन सा घर पे आके तुम्हारा पेन ही तोड़ देंगे। अरे लिख लिया है क्या तूने? अरे मेरे भाई चिल करो, जीवन में सीख लो, समझ लो, है ना? टेंशन लेने की जगह टेंशन नहीं लेते, है ना? जिंदगी छोड़ रखी है भगवान भरोसे। लेकिन यहां लिखना ना लिखना इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे हल्की सी बात को भी, जैसे पता नहीं मास्टर जी ने क्या ही पहाड़ फेंक के मार दिया सर पे। नॉर्मल रहो यार, चिल रहो जीवन में। इतनी टेंशन कहां लोगे? करियर की है इतनी टेंशन, एग्जाम की नहीं है। लिखे ना लिखे, गुरुजी 5 रुपए का पेन खरीदा था, कल गलती से अगर थोड़ा ज्यादा घिस गया तो पिताजी मार मार के जो है जान ही निकाल देंगे हमारी, है ना? 1-1 रुपया का आजकल 38 ATP का हिसाब ले रहे हैं बाबूजी हमारे। जरा सा ग्लूकोज 1 ADP कम बना दे रहा है ना, ATP का ADP कम तोड़ दे रहा है तो दिक्कत हो जा रही है घर पे। अरे मेरे भाई क्यों इतना तंग हो, है? चिल करो, है ना? ऐश काटो जीवन में। क्या सभी भाइयों बहनों को, क्या समस्त जार्विस परिवार को यह तीनों शब्द समझ में आ गए हैं? ह्यूमन आप खुद हो, जीनोम का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए है। अब समझ लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसके डिप्लॉयड सेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें 18 क्रोमोसोम है, तो बताइए इसका जीनोम कितना बड़ा हुआ? सर 9 क्रोमोसोम का हुआ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है समझ लीजिए उसमें 36 आपके क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका जीनोम कितना बड़ा हुआ? गुरुजी एकदम आधा हो गया, एक सेट हुआ 18 क्रोमोसोम का। समझ लीजिए मेरे भाई कोई ऐसा है जिसमें आपके 12 क्रोमोसोम होते हैं,
तो आपका जीनोम कितना हुआ सर? 6 क्रोमोसोम का हुआ। बिल्कुल बढ़िया। एक सेट की हम लोग बात कर रहे हैं। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, हमें मजा आ गया। अभी और मजा आ जाएगा। आइए अब मेरे भाई एक बात बहुत गौर से सुनिए। अगर आप ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस निकाल रहे हैं और आपने एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकाल लिया है, तो क्या दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा? बिल्कुल सर, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी आता है। अगर मेरे भाई मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, तो क्या मैं ऊल जलूल पैसे खर्च करूंगा? नहीं भाई, हर चीज में सतर्कता बरतनी पड़ती है। अगर मेरे पास एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आ गया, इसको अगर मैंने सीक्वेंस कर लिया, तो दूसरा तो मैं ऑटोमेटिकली पता लगा लूंगा ना, इसी को देख देख के। तो मैं पैसा सिर्फ इसी पे खर्च करूंगा, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता लगाने में। दूसरे स्ट्रैंड पे पैसा खर्च नहीं करूंगा, दिमाग खर्च करूंगा, पहले वाले स्ट्रैंड से ही दूसरे वाले स्ट्रैंड का पता लगा लूंगा। इसलिए जब भी आप ह्यूमन डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, सिर्फ एक स्ट्रैंड का ही सीक्वेंस पता लगाते हैं। आइडेंटिफाई ओनली वन स्ट्रैंड करते हैं हम लोग। Since if we know sequence of one strand, the sequence of other strand, the sequence of other strand can be depicted easily by complementarity, राइट। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए ये हमारा एक सीक्वेंस है। आए, ये क्या हो गया? समझ लीजिए ये हमारा एक सीक्वेंस है। ये है हमारा नोन सीक्वेंस। ये है हमारा क्या? नोन सीक्वेंस। इसको मैंने पता लगा लिया है। अगर मेरे पास नोन सीक्वेंस है, तो क्या अननोन सीक्वेंस में खुद पता लगा लूंगा? तो क्या हमें अननोन सीक्वेंस भी पता लग जाएगा? बिल्कुल पता लग जाएगा। ट्राई कर लेते हैं। समझ लीजिए ये सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये है नोन सीक्वेंस। ये है नोन सीक्वेंस। समझ लीजिए यहां पर ए लगा हुआ है, यहां टी लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, ए टी टी सी ए सी जी सी ए टी सी ए जी। ये है आपका नोन सीक्वेंस। अगर ये नोन सीक्वेंस है, तो क्या अननोन सीक्वेंस में खुद पता लगा लूंगा? बिल्कुल पता लगा लूंगा। मैं एक स्ट्रैंड लूंगा और इसके ऊपर लिखना स्टार्ट करूंगा कि ए के सामने पक्का टी आएगा, टी के सामने ए, फिर सी आएगा, जी आएगा, टी आएगा, ए आएगा, ए आएगा, जी आएगा, टी आएगा, जी आएगा, सी आएगा, जी आएगा, टी आएगा, ए आएगा, जी आएगा, ए आएगा, जी आएगा, टी आएगा, सी आएगा। करेक्ट है। दिस कैन बी फाउंड, दिस कैन बी फाउंड। अगर एक सीक्वेंस मुझे पता है, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मुझे पता है, तो दूसरा मैं ऑटोमेटिकली पता लगा लूंगा। दिस कैन बी फाउंड वेरी वेरी इजीली। क्या ये बात मुझे पता है? एकदम पता है गुरुजी, इसमें हमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसीलिए हम लोग सिर्फ एक स्ट्रैंड का ही पता लगाते हैं ह्यूमन जीनोम में। दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम खुद पता लगा सकते हैं ड्यू टू द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। एक स्ट्रैंड पता है तो दूसरा खुद पता लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए के सामने हमेशा टी आता है और सी के सामने हमेशा जी आता है। ये रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी यहां पर भी काम कर रहा होगा, इतना हम लोग जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप में और मुझ में सिर्फ 0.1% डिफरेंस है, 0.1% डिफरेंस है। 1% भी नहीं, सिर्फ 0.1%। इतना कम डिफरेंस है आप में और मुझ में, और दुनिया के हर ह्यूमन बीइंग में, आप में और मुझ में, आप में और मेरे पापा में, मुझ में और आपके पापा में, हम सब में सिर्फ 0.1% डिफरेंस है। लेकिन ये 0.1 डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। कैसे? आराम से देखिए। हमारे पास टोटल 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर्स है इन टोटल। एक सेल में इतने हैं भाई, 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर। अगर मैं हैप्लॉइड की बात करूं तो, राइट, हैप्लॉइड जीनोम की अगर बात करूं तो, अगर आप इसका 0.1% निकालेंगे, 0.1% ऑफ 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 100,
100 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 1%, और इसके बाद 10 से और डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.1%। तो यहां से 3 जीरो उड़ा दो मेरे भाई, टॉय टॉय टॉय, यहां से 3 जीरो उड़ा दोगे तो 6 की पावर बचेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 बेस पेयर। दैट इज, इसी को हम प्यार से क्या कह सकते हैं? 3.3 मिलियन बेस पेयर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? और 33 लाख बेस पेयर। अब कहने को ये सिर्फ 0.1% डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आप में और मुझ में 33 लाख बेस पेयर का डिफरेंस है। तो इट इज अ बिग डिफरेंस, दिस इज अ जेन्युइनली बिग डिफरेंस। इट सीम्स स्मॉल, पर 0.1% भी किस चीज का है ये देखना पड़ेगा ना भाई। अब समझ लीजिए मैं कह दूं कि भाई मेरे घर में एक समंदर है, उसका 0.1% पानी आता है, तो आप बोलोगे बस सर 0.1%। भाई वो जो 0.1% है वो भी मिलियंस ऑफ गैलन्स होगा मेरे भाई, मेरे पूरे शहर को डुबा देगा। मैं तो अपने घर की ही बात कर रहा हूं कि भाई मेरे घर में इतना पानी आता है, पूरे शहर की प्यास बुझ जाए, पूरे जिले की प्यास बुझ जाए, उससे भी ज्यादा पानी होता है वो। तो 0.1% निकाला किस चीज का, ये देखो। अब आप और मैं कहने के लिए सिर्फ 0.1% डिफरेंस है, ये बात एकदम करेक्ट है, आप में और मुझ में 0.1% डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में आपके और मेरे डीएनए में 33 लाख पोजीशन पे डिफरेंसेस हैं। 33 लाख ऐसी अलग अलग पोजीशन है जिसपे डिफरेंस है, और सिर्फ इस 0.1% डिफरेंस की वजह से देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, है ना। और अब तो देखो एकदम स्किन केयर भी करने लगा हूं, लेकिन तुम मेरे भाई वही चुच्चू के चुच्चू रह गए, समझे। 0.1% डिफरेंस कई बार बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए तुम मुझसे पंगा मत लिया करो और मेरी रिस्पेक्ट किया करो। कहीं भी मिलते हो तो यार ऐसे रिस्पेक्ट कर देते हो तुम, वेरी गुड, है ना। आओ, और स्किन केयर वाली बात झूठ थी, उसको कहीं फैलाना नहीं है ना। डेटॉल के हैंड वॉश से मुंह धोने लगा हूं अब मैं आजकल, सारे कीटाणु मार दिए मुंह के, है ना तो 0.1% is also a very big number. This is 3.3 billion. Out of 3.3 billion base pairs, we are different at 3.3 million positions, which is a very 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 big deal. बहुत बड़ी डील है भाई ये। इतनी बात समझ में आई या नहीं ये बताइए। यानी हमने दो बातें कही हैं, एक को हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है तो याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरी बात हमें पहले से पता थी, हमारे जीवन की जब शुरुआत हुई थी तब से पता थी। सन 1600 से हमें यह बात पता थी कि अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया हो तो दूसरा स्ट्रैंड हम पता लगा सकते हैं, तो दोनों पे हम लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, एक स्ट्रैंड पे हम पैसा खर्च करेंगे, दूसरा हम अपनी बुद्धि से ही निकाल लेंगे। यस, यहां पे जो है हम लोगों ने ये बातें सीख ली हैं। आओ मेरे भाई, इतनी बातें समझ में आ गई हैं मेरे सारे दोस्तों को? तुनिक तुनिक कर डालो इन द चैट सेक्शन एक बार, यस, है ना। तो अभी जब हम इवेंट पे गए थे तो आयुष सर भी साथ में थे। तो आयुष सर ना, तो सुबह सुबह क्या रहता है कि हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और सारी रहीसी झाड़ देता हूं मैं तो वहीं पे, सारी भयंकर अपनी गरीबी का बदला वहां निकाल लेता हूं मैं, है ना। जो मुझे घर पे नहीं मिलता वो सब वहां पे। तो मैं भैया इतने बड़े बड़े ग्लास लेके आया वाटरमेलन जूस के, तो यहां रखा भैया वाटरमेलन जूस, 2 ग्लास लेता हूं। तो ब्रेकफास्ट, रोटी वोटी खाने का मन नहीं था तो अपना बढ़िया सैलेड, मस्क मेलन, ये एलोन मस्क मुस्क सब लेके बढ़िया फ्रूट खाए और वाटरमेलन जूस लिया, मजा आ गया। आयुध भाई लेके बैठे बीट रूट जूस। अब शक्ल बनाए इतनी गंदी ऊपर से, तो मुझे पता लगा कि ये आदमी जबरदस्ती घुसेड़ रहा है भाई, कि शेख ही मारने के चक्कर में ना, कि हाँ भैया हम तो बीट रूट, हम तो बहुत हेल्थ फ्रीक हैं हम तो बीट रूट का ग्लास लेकर के आए और पीने लगे। मैं कहा भाई क्या बात हो गई, कुछ ढंग का खा लो, हमारा ले लो वाटरमेलन जूस, हमारा ग्लास ले लो। कहता नहीं भाई, तो मेरी शादी होने वाली है ना, तो खून बढ़ा रहा हूं खून भी तो चूसेगी लुगाई आके। मैं कहा अरे ये क्या बात हुई, ये कोई लॉजिक थोड़ी है, पिलाओ मुझे भी हम भी जूस पियेंगे लाला, हम भी जूस पियेंगे मित्र, हमें भी खून बढ़ाना है। मैडम जी क्या पता कब आए, खून तो बढ़ा लो, क्या पता हमारी वाली भी खून पिए, नहीं। तो इसीलिए फिर दोनों भाइयों ने पिया वाटरमेलन जूस, दोनों ने ही फेंक दिया अपना बीट रूट जूस। बहुत ही गंदा था भाई, है ना। पहली बार सोचा कि हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, बीट रूट की जब एक घूंट मारी तो पता लगा कि नहीं, सेहत से ऊपर भी कई चीजें। अलग से गए भैया के पास जो खाना बना रहे थे, मैं कहा भैया थोड़ा कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज डाल के दो यार, मेरे मुंह पे मारो, बीट रूट जूस मत दो, कुछ ऐसा दो कि मेरी सेहत में ये फड़फड़ाने लग जाऊं भाई जमीन पे गिर के, कुछ अनहेल्दी दे दो भैया, उंगली डाल दो जूस में ऐसे, कुछ कर दो भाई, मुझे कुछ कर दो, यही मुझे कुछ हो जाए, ऐसा कुछ कर दो यार, हेल्दी नहीं चाहिए ना। हेल्दी देख लिया मैंने, एक बार हरी चाय ट्राई की थी, ग्रीन टी, नहीं भाई हमें तो भाई मग्गा भर के अपना वाला ही दे दो, पूरा चीनी ठोक के, है ना, हम उसी में खुश हैं, नहीं चाहिए मेरे भाई हेल्दी वेल्दी,
हेल्थी के चक्कर में मारा ना जाए मेरे दोस्त। जीभ का स्वाद बहुत जरूरी है ना। तो जो ये ज्ञान देते हैं शुगर मत खाओ, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई खाओ, दबा के खाओ, जो खाना है खाओ, है ना। क्या पता कल को आए कोई भाई गाड़ी ही मार जाए, है ना। पूरी जिंदगी बॉडी बनाता रहे एकदम यूं है, डंबल उठा उठा के ही, पीछे से कोई दारू पी के आया भाई उड़ा के ही चला गया तुमको, क्या करोगे फिर? सोचोगे ना ऊपर जाके, रास्ते में जब यमराज जी लेके जा रहे हैं तो उनके भैंसे पे बैठ के सोच रहे हो कि कुछ किया भी नहीं मैंने तो, है ना। मेरी तो जिंदगी वैसे ही एकदम बर्बाद हो गई, और लेकिन उसके बाद भी मुझे जो है कोई 20 रुपए का पौवा मार के रास्ते पे ही कुचल गया। तो इट्स बेटर कि हम जीवन में बहुत कुछ कर ले, है ना। जो करना है करो, ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों। दिल विल किसी दा दुखायो ना। आयुध भाई की भरी हुई आंखें देख के मैं भी वही फूट के रोने लगा, दोनों भाई एक दूसरे गले लगा के रोने लगे, है ना। अच्छा, ये बहुत प्यारी बात है एनसीईआरटी में। एक शब्द है लेकिन एक शब्द को डिकोड करने में बहुत टाइम जाएगा, आराम से सुनिए। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये एक मेगा प्रोजेक्ट है ना। मतलब इस प्रोजेक्ट की लीड का नाम मेगा नहीं है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट इसीलिए है क्योंकि हर सेंस में बहुत बड़ा है। बड़ी बातचीत होनी थी यहां पे इंडस्ट्री के लोगों से, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था ये। तो पहली बात तो ये मेगा प्रोजेक्ट था इन केस ऑफ टाइम, टाइम में मेगा प्रोजेक्ट था। क्यों? क्योंकि इट स्टार्टेड इन 1990 एंड इट गॉट कंप्लीटेड बाय 2003। देयरफॉर इट टुक 13 years। ऐसा एक प्रोजेक्ट जिसने 13 साल लगा दिए मेरे भाई कंप्लीट होने में, इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। एंड उसके बाद भी ये थोड़ा बहुत रह ही गया था, थोड़ा बहुत इसका एक छिलका बचा ही हुआ था। तो क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग, क्रोमोसोम नंबर 1 सीक्वेंसिंग got completed इन मई 2006। यानी उससे पहले अधिकतर काम 99% काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन मई 2006 में बचा हुआ जो आपका एक क्रोमोसोम नंबर 1 था उसकी सीक्वेंसिंग हुई थी। तो सोच के देखो मेरे भाई, 13 साल लंबा ये प्रोजेक्ट था, तो मेगा प्रोजेक्ट है। एक डेकेड से भी ज्यादा चला है। इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम। दूसरी चीज, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट यानी पैसा कितना लगा। अब मेरे भाई हमें सीक्वेंस करना है, वी नीड टू सीक्वेंस जीनोम यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितने बेस पेयर थे? वी नीड टू सीक्वेंस 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। जी गुरुजी, यहां पर आप निकालें कॉस्ट टू सीक्वेंस 1 बेस पेयर। एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए कितनी कॉस्ट आई? $3 की कॉस्ट आई। देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो आपकी लगी वो कितनी लगी? 3.3 इंटू 10⁻⁹ इंटू $3, दैट इज 9.9 इंटू 10⁻⁹, दैट इज $9.9 बिलियन। यानी अराउंड आपके $10 बिलियन की कॉस्ट लगी, $10 बिलियन। और $10 बिलियन की कॉस्ट आज क्या चल रही है? आज आपके डॉलर का प्राइस क्या चल रहा है? लगभग 90 के आसपास चल रहा है। 90 के आसपास चल रहा है, यानी $10 बिलियन मतलब आपके हुए 90,000 करोड़ रुपए। 90,000 करोड़ रुपए, इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट यहां पर लगा है। 90,000 करोड़ INR, इतना पैसा लगा है इस प्रोजेक्ट को खत्म करने में। दैट इज बेसिकली योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी मेरे भाई टाइम की अगर बात करें तो टाइम लगा 13 साल। टाइम में भी मेगा है भैया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सोचना ही अपने आप में बड़ी बात है। यहां लगभग 90,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, $10 बिलियन लग रहे हैं। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है पैसे के मामले में। और बड़ी बड़ी चीजें देखो मेरे भाई, और बड़ी बड़ी चीजें देखो कोलैब के मामले में देखो। सबसे पहले कौन आया? वेलकम ट्रस्ट यूके, ये भी आया। बोला हम भी भैया आपके साथ हाथ मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिला के बढ़ेंगे। NIH आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
हेल्थ, करेक्ट करेक्ट। तीसरी चीज जो है ये आपकी आई कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान, फ्रांस, चाइना एटसेट्रा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए, यानी यूएसए आ गया, यूके आ गया, यानी लंदन आ गया, अमेरिका आ गया, चाइना आ गया, फ्रांस आ गया, जापान आ गया, जर्मनी आ गया, एनआईएच आ गया, और क्या चाहिए। यहां पर भी मेरे भाई कोलैब आए। भारत उस टाइम पर इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था। यस, तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने, इतने बड़े बड़े एसोसिएशंस ने यहां पर पार्टिसिपेशन दिखाया। तो ये इस मामले में भी बहुत ज्यादा बड़ा एक प्रोजेक्ट माना गया, मेगा प्रोजेक्ट माना गया। अब सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मेरे भाई, इंफॉर्मेशन। लेट्स से इफ अ बुक हैव 1000 पेजेस, अपनी एनसीईआरटी पंच जो है ना लगभग उतनी मोटी। इफ अ बुक हैव 1000 पेजेस एंड ईच पेज हैव 1000 लेटर्स, ATGC ऐसे 1000 लेटर्स हैं, then also 3300 books will be needed to store data of a cell। हमारे एक सेल में जितना डेटा है उसको स्टोर करने के लिए 3300 किताबें लग जाएंगी। अगर एक एक किताब हजार पेजेस की है तो भी, यानी अपने आप में एक लाइब्रेरी खड़ी हो जाएगी। आपके एक सेल में इतना डेटा है, इतना बड़ा डेटा आपको जो है सीक्वेंस करना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, इसीलिए इतने सारे साल लगे हैं मेरे भाई। यहां कोई टाइम पास नहीं चल रहा था। 3300 किताबें लग जाएंगी, यानी पूरा का पूरा आपका घर मकान भर जाएगा। इतनी सारी किताबें आ जाएंगी एक जगह पे, हजार पेज की मोटी तगड़ी चौड़ी किताबें, तब जाकर जो है आपका डेटा स्टोर हो पाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि इतना सारा डेटा आपके पास है और फिजिकल बुक्स की फॉर्मेट में है, तो क्या आप उस डेटा का कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बोलूं कि इतनी सारी किताबों में ये ढूंढ के दिखाओ, ATGC CCC AA GGG ऐसे एक सीक्वेंस बता दो भाई 100 बेस पेयर का, ये ढूंढ के बताओ भाई कहां है और कितनी बार है। नहीं ढूंढ पाएंगे सर, नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर में मुझे यही चीज टाइप करनी हो तो मैं एग्जैक्टली पता लगा पाऊंगा ये सीक्वेंस एग्जैक्टली कहां कहां कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए मुझे कंप्यूटर के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना पड़ा, ये मेरी मजबूरी बन गई और एक नई फील्ड ऑफ बायोलॉजी की शुरुआत हुई, एक नई फील्ड ऑफ बायोलॉजी का इजाद हुआ जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देयरफॉर दिस डेटा इज नीडेड टू बी stored in computer for easy access, retrieval and usage। आसानी से डेटा स्टोर भी हो जाए, सर्च भी हो जाए, रेट्राइव मतलब कभी जरूरत पड़े तो डेटा निकाल के यूज भी कर सके। Therefore new field of biology began named bioinformatics। बायो का मतलब लाइफ साइंसेज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंफॉर्मेटिक्स का मतलब है इंफॉर्मेशन। नाम में घुस जाओ, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के। इंफॉर्मेटिक्स मतलब इंफॉर्मेशन, आपके डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है, आरएनए की जो इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन है, इनका जो सीक्वेंस है वो सारा हम आज के दिन में कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और जब हमारी मर्जी हो तब उसे यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, गधे का डीएनए है मेरे पास, आज के दिन में है, सिक्वेंस्ड है, और अपना डीएनए है अपने पास, बहुत बढ़िया। गधे का डीएनए और खुद का डीएनए डाला सॉफ्टवेयर में कंपेयर करा दिया, पता लग गया 93.7% सिमिलर, एग्जैक्ट पता लग जाएगा 93.7216% सिमिलर। इसका मतलब यू कैन डायरेक्टली कंबाइन द डेटा, कंपाइल द डेटा, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की चीज कर सकते हैं।
आपकी मर्जी है आप उस डेटा का क्या करना चाहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ बायोलॉजी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स मेरे भाई, इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, मेरी जान इसको एक बार जरूर एक्सप्लोर करना बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। सच बता रहा हूं, पागल हो जाओगे तुम। सच में बहुत इमर्जिंग फील्ड है। आगे चल के कंप्यूटर्स आपको पता है, एआई, एनालिटिक्स, कितने काम की चीज है। दो फील्ड में आपको पर्सनली एज अ बड़ा भाई सजेस्ट करूंगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, एंड तीसरी चीज अगर आप लिखना चाहो बायो फिजिक्स। यहां बहुत कम कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को मैथ नहीं चमकती तो बायो स्टैटिस्टिक्स नहीं लेते, कई लोगों को फिजिक्स नहीं चमकती तो बायो फिजिक्स नहीं लेते, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट मशीन्स की। एक नया माइक्रोस्कोप अगर तैयार करना है तो कैसे तैयार होगा, कैसे काम करेगा। एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन तैयार करनी है तो कैसे होगा, राइट। फोरियर सीरीज पढ़नी पड़ती है, ट्रांसमिशंस पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें पढ़नी पड़ती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स, बायोस्टैट्स एंड बायोफिजिक्स आर फॉर यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज फॉर यू। भगवान ना करे मेरे दोस्त, मैं दुआ करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे डॉक्टर बने। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, और मेरे भाई अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ये इमर्जिंग फील्ड है जो अगले 20-25 साल में पूरी दुनिया पे राज करेंगी, बदल के रख देंगी दुनिया को, तो एक बार इसको जरूर देखना। उन लोगों के लिए जो लैब में पर्सनली जाके काम नहीं करना चाहते, जो वेट लैब नहीं करना चाहते, उनके लिए फील्ड्स हैं। अगर आपको लैब में जाके काम करना पसंद है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर द बेस्ट चॉइसेस। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ तोड़फोड़ बनाना है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाना है, देन दीज फील्ड्स आर फॉर यू, राइट। तो मजेदार, हर फील्ड मजेदार है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, देखो इसलिए मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया है। फिजिक्स पसंद है, बायोफिजिक्स। मैथ्स पसंद है, बायोस्टैट्स। और मेरे भाई अगर कंप्यूटर पसंद है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। अब किसी बच्चे का अपने साथ जो बैठा है, हो सकता है इंटरेस्ट हो कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा, बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अगर वेट लैब जाके लैब में एक्सपेरिमेंट करने का शौक है तो उससे बेटर क्या ही हो सकता है, राइट। तो एक बार जरूर आज इसके बारे में पढ़ना एक बार। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी बहुत मजेदार है। वो कहानी एक पागल आदमी की है, बहुत ज्यादा पागल आदमी की। अब सर, सिलेबस के बीच में कहानी, कहानी सिर्फ सिलेबस तक नहीं है, कहानी है हट की, कहानी है जिद की, और कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट कम इंडस्ट्रियलिस्ट की जो बहुत ज्यादा पागल था, और ऐसा पागल होना जरूरी है। और दुनिया आपका प्रतिकार करेगी, दुनिया आपका उपहास करेगी, दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, लेकिन अगर आप मिलके 4-5 देशों को टक्कर दे पा रहे हो, इफ देर इज वन गाय स्टैंडिंग, अगर एक इंसान खड़ा है और बगल में 5-6 देश खड़े हैं कोलैबोरेशन के साथ विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन देयर हैंड, और तब भी आप इतने हठी हो, इतने पागल हो, इतने जिद्दी हो, इतने महान हो कि आप कह रहे हो कि तुम सब देशों से पहले मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा और तुम्हारे मुंह पे फाइल्स फेंक के मार दूंगा, देन यू आर समथिंग। अगर आप में ये बोलने की हिम्मत भी है तो आप मेरे भाई क्या हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। एंड एवरी वन ऑफ अस हैव दैट कैपेबिलिटी कि हमारे अंदर वो जिद हो, वो पागलपन हो कि हम एटलीस्ट जिस फील्ड में पैर रख दें वो फील्ड अपनी हो जाए आगे चल के। इस आदमी का नाम था क्रेग वेंटर। क्रेग वेंटर ने कहा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो रहा था, अकेला मेरे भाई मैं खड़ा हूं, मेरे सामने जो आना चाहता है आ जाए। आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आई हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन माई बैंक, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा इस प्रोजेक्ट को, तुम जो करना है कर लो, सारे देश मिलके तुमसे पहले कंप्लीट कर दूंगा। और इतना बड़ा आदमी था कि यू वोंट बिलीव दिस, कि सारे देशों ने मान लिए बात कि ये इतना पागल है, ये कर भी देगा, ये जेन्युइनली कर देगा, ये कुछ है। एंड अल्टीमेटली मतलब उसका जो काम है, मतलब ही वॉज सो मच इनटू मेडिसिन, ही वॉज सो मच इनटू फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, इतना मजा आता था उनको कि वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन जब आता था भैया इनोवेशन पे पैसे लगाने की, पैसा ठोकने की बात जब आती थी कि ये लो मेरे भाई जो करना है करो, लोगों पे इतना पैसा लगाया, इतनी लैब्स को फंड किया, भाई खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक। क्रेग वेंटर के बारे में पढ़ना भाई एक बार, जिनको नाम नहीं पता है, जिनको स्पेलिंग नहीं पता है, आपके लिए लिख दे रहा हूं, क्रेग वेंटर। ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते रहा करो भाई, बहुत पढ़ते रहा करो, ये तुम ही हो। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तुम ही हो। जब मैंने पहली बार क्रेग वेंटर के बारे में पढ़ा तो मेरे को लगा भाई अपनी फील्ड में भी कुछ नहीं कर पाए ना, कुछ चीजें हम लोग अपनी मर्जी से चुनते हैं, पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टीचिंग चुनी है, मैं साइंटिस्ट था, मैं अच्छा काम कर रहा था, मैं अच्छा पैसा कमा रहा था, समाज में बहुत इज्जत थी, अब भी है, ऐसी बात नहीं है। अब हम थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, वो एक हमारा म्यूचुअल बॉन्ड है, अदरवाइज कहीं बाहर जाता हूं तो मस्त आराम से अपनी लाइफ अच्छी चल रही। लेकिन अगर मैंने चुना है अपने लिए काम कि मैं अगले 40-50 साल ये काम करना चाहता हूं और उसमें भी मैं नहीं मचा पाया, तो क्या फायदा हुआ भाई अपने मन की करने का। तो अगर अपने लिए कुछ चुन रहे हो, अगर तुमने खुद के लिए कुछ सोचा है, अपने लिए कुछ चीज शॉर्टलिस्ट की है, वहां भी नहीं फोड़ पाया ना, दिक्कत है मेरे भाई। इसका मतलब तुमने बस किसी के बहकावे में आके काम पकड़ तो लिया है, पर तुम्हारी बस की नहीं थी, है ना।
अब मेरे दोस्त जो चुना है उसमें तो भाई ऐसे फाड़ डालो उस काम को बीच में से, उसमें तो यू नीड टू बिकम 0.001%, टॉप ऑफ द टॉप, नॉट इवन 1% पूल में। ऐसा नहीं आप 100 में से एक हो, यू नीड टू बिकम 1 इन अ मिलियन, कि आपकी मिसालें दी जाए कि ये बंदा करता है ना, ऐसा करना है मुझे। ही सेट अ बेंचमार्क, इस बंदे के आसपास भी मैं आ गया ना, इतना भी कर लिया तो मेरा जीवन बहुत सफल हो जाएगा। वो एग्जाम्पल, साला वो एग्जाम्पल बनना है, वो सेट करना है, राइट? एकदम। मैंने जब पढ़ा था क्रेग वेंटर के, मेरे मन में आग लग गई थी भाई, बहुत भयंकर। तो मुझे लगा भाई आपके मन में वो आग लगनी चाहिए, क्योंकि आपको अदरवाइज कोई बताएगा नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, कोई बताएगा नहीं क्रेग वेंटर के बारे में। कोई क्यों बताएगा? कोई क्यों बताएगा वॉटसन क्रिक के बारे में? कोई क्यों बताएगा रोजालिंड फ्रैंकलिन के बारे में? है ना? तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ा डिस्कस करें। अब सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ह्यूमन जीनोम को तो हम लोग डिकोड करते ही हैं, उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो हमने डिकोड कर रखे हैं, जिनका सीक्वेंस हम लोगों ने निकाला हुआ है। जैसे बैक्टीरिया में सबसे कॉमन कौन है? ई कोलाई, इसका सीक्वेंस हमने निकाला हुआ है पूरा। फंगस में सबसे कॉमन कौन है? आपका ईस्ट, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? सैकेरोमाइसिस, इसका सीक्वेंस हमने निकाला हुआ है। इसका सीक्वेंस हम लोगों ने निकाला हुआ है, एक एक चीज। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो राइस प्लांट निकाला हुआ है, राइस प्लांट का जीनोम सीक्वेंस निकाला हुआ है। इसके अलावा अरेबिडोप्सिस थैलियाना बहुत कॉमनली यूज किया जाता है प्लांट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने के लिए। अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस थैलियाना टू स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ये मैं लिखवा दूंगा। एनिमल्स में अगर आप बात करें तो एनिमल्स में आपका माइस का भी हो रखा है ना, आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का हो रखा है, मंकी का भी हो रखा है, डोंकी का भी हो रखा है, हॉर्स का भी हो रखा है, कईयों का हो रखा है। यहां पे आपका सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ एनिमल्स स्टडी करने के लिए सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, जो कि एक नेमाटोड है, यानी एक एस्केलमिंथ है, बीमारी कॉज नहीं करता, नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है। तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना टू स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन प्लांट्स, प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होती है वो देखने के लिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन प्लांट्स। और आपका यहां जो है सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, इट्स अ नेमाटोड। नेमाटोड, नेमाटोडा किसे कहा जाता है? राउंड वॉर्म को कहा जाता है, एस्केलमिंथ को कहा जाता है। टू स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन एनिमल्स, टू स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन एनिमल्स, ये सारे काम आप लोगों ने किए। इट इज नॉन पैथोजेनिक, ये जो सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस है ये कोई बीमारी कॉज नहीं करता, इट इज नॉन पैथोजेनिक इन नेचर, नॉन हार्मफुल है, आपके अंदर बीमारी कॉज नहीं कर रहा होता। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। यानी बैक्टीरिया में सबसे कॉमन बैक्टीरिया इकोलाई, फंगस में सबसे कॉमन फंगस यूनिसेलुलर फंगस जिसका नाम है ईस्ट, प्लांट में राइस और अरेबिडोप्सिस, एनिमल्स में कई सारे कर दिए। मेन जो है इंपॉर्टेंट जहां से सवाल बन सकता है वो है आपका सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, जो कि आपका एक नेमाटोड है यानी राउंड वॉर्म है, जो कि नॉन पैथोजेनिक है, एकदम सेफ है, आप में कोई बीमारी कॉज नहीं करता। इसको आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन एनिमल्स पढ़ने के लिए कि एनिमल्स में यूजुअली कैसे डेवलपमेंट होती है, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन प्लांट्स में अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप अरेबिडोप्सिस को देख रहे होते हैं। इतनी बातें सबने लिख ली है तो एक बार बता दीजिए, इतनी बातें अगर लिख ली है तो बता दीजिए यस, बढ़िया। अब मेरे भाई देयर इज समथिंग जो कि सिर्फ आपको सुनना है, लिखना है तो लिख सकते हो, बाद में लिख लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा। अब हम एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे और वो छोटी सी चीज है, अगर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस को पता लगा ले अच्छे तरीके से, है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग कर ले, तो हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन का। बहुत गौर से सुनना कि इंफॉर्मेशन जो है वो कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, टू ट्रैक और टू करेक्ट डिजीज। टू ट्रैक और टू करेक्ट डिजीज, समझ लीजिए आपके पास एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का जीनोम है और आपके पास एक और ह्यूमन का जीनोम है जहां पे जीन्स में कुछ गड़बड़ियां हो रखी हैं, तो क्या आप ट्रैक कर पाएंगे उस गड़बड़ी को? बिल्कुल ट्रैक कर पाएंगे। और अगर मेरे दोस्त अगर आप उस बीमारी को ट्रैक कर पा रहे हैं तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप उसको बहुत जल्दी ट्रीट भी कर पाए, करेक्ट भी कर पाए, है ना, बाय कंपेयरिंग डीएनए। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल का डीएनए एक डिजीज्ड डीएनए के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा
कि कहां क्या हो रखा है, कहां कौन सी गड़बड़ है, और टाइमली अगर आपको पता लग जाएगा तो आप करेक्शन भी कर पाएंगे। हमेशा जरूरी नहीं है आप करेक्ट कर दें, अगर आपके पास किसी बीमारी की इंफॉर्मेशन जल्दी आ जाएगी तो ही करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोच, जिसे कहते हैं टेलर मेड मेडिसिन अप्रोच। मेरे दोस्त समझ लीजिए कि मैंने एक शर्ट बनने दी है और टेलर साहब के पास जाके शर्ट बनने दी है। एक तो मैं नॉर्मली मार्केट से कोई भी टी शर्ट उठाऊं और खरीद के पहन लूं, वो हो सकता है मुझे फिट आ जाए, हो सकता है मुझे फिट ना आए, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कई टी शर्ट्स हमें ढीली आ जाती हैं, कई चीजें हमें टाइट आ जाती हैं, कई चीजें फिट भी आ जाती हैं, मिलती जुलती साइज की होती हैं, फिट भी आ जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर समझ लीजिए मैं टेलर साहब के पास जाकर के खड़ा हो गया, मैंने एक एक चीज का नाप दिया, भाई उन्होंने शोल्डर्स नापे, बढ़िया एकदम जॉन सीना चौड़ा करके दिखाया, तो सब कुछ नाप नूप के उन्होंने अगर मेरे लिए एक शर्ट बनाई है, क्या वो हमेशा मुझे फिट आएगी? अगर मैंने अपना नाप देकर के एक चीज बनवाई है जो सिर्फ मेरे लिए है, जो पर्सनलाइज्ड है, जो मेरी है, क्योंकि मैं अपना शरीर लेके गया था वहां पर दर्जी साहब के पास पूरा का पूरा नाप देने, तो मेरे भाई क्या ये चीज मेरे को फिट आएगी? किसी और को हो सकता है फिट ना आए। जितनी फिट ये मेरे को आएगी उतनी फिट किसी और को नहीं आ पाएगी। Yes, so ultimately this personalized medicine और tailor made medicine approach is very 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 important। आगे आने वाले टाइम में ये पूरी दुनिया पे बहुत बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कई डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो आप बोलते हैं कि यार मुझे इस डॉक्टर की ना दवाई सूट नहीं करती। कोई और डॉक्टर है उनके पास आप जाते हैं तो आप बोलते हैं कि यार इनकी दवाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनकी दवाई मुझे सूट करती है, मैं जल्दी ठीक हो जाता हूं। तो वहां पर क्या हुआ है, बेसिकली कोई ऐसा सॉल्ट आपको दिया गया है, कोई ऐसा ड्रग आपको दिया गया है, किसी और ब्रांड की दवाई आपको दी गई है, किसी पर्टिकुलर डोज में दी गई है जो आपके लिए काम कर गई। अगर मैं उस दवाई का डोज बदल देता हूं, आपको कम डोज की जरूरत थी मैंने ज्यादा दे दी, आपको ज्यादा डोज की जरूरत थी मैंने कम दे दी, आपको कोई दूसरा सॉल्ट कॉम्बिनेशन में देना था मैंने एक ही दवाई पकड़ा दी, तो मेरे भाई गड़बड़ हो जाएगी, आपको ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर आपके डीएनए को जान लूं, मैं पहचान लूं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से मैं आपके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या टेलर मेड मेडिसिन, जैसे टेलर कपड़े सीते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए, ऐसे पर्सनली आपके लिए मैं दवाई लिख के दूं, सजेस्ट करूं उसका डोज, तो क्या आप बहुत जल्दी ठीक हो पाएंगे? यस गुरुजी, फिर हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये दवाई मेरे लिए दी गई है, अब किसी और के लिए नहीं। मेरा डीएनए देखा है डॉक्टर ने, सीक्वेंस जाना है, बढ़िया तरीके से मेरे जीन्स के बारे में बात हुई है उनके साथ, एंड तब जाके ही रोट मी सम मेडिसिन, तब जाके ये जो है काम हुआ है। तो पर्सनलाइज मेडिसिन या टेलर मेड मेडिसिन जो है, दे आर स्पेसिफिक, देयरफॉर मोर एफिकेट या मोर एफिशिएंट, इसीलिए ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, तो आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। करेक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इन एग्रीकल्चर। भाई समझ लीजिए मेरे पास एक गन्ना है, वो गन्ना जो है बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा मोटा है और बहुत ज्यादा मीठा है। अब मुझे पता लग जाए कि यार इस गन्ने में कोई स्पेशल जीन है जो कि इसको लंबा मोटा और मीठा कर देता है, समझ लो अलग अलग भी जीन है। अगर मैं ये जीन किसी नॉर्मल गन्ने में डालूं और उसमें एक्सप्रेस करा दूं, तो क्या चांसेस है कि वो गन्ना भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा मीठा एकदम बढ़िया हो जाए? यस, गन्ने का जूस बड़ा गिलास हो सकता है, उससे 4 बड़े बड़े गिलास जूस निकल जाए एक ही गन्ने से, हो सकता है इतना बढ़िया हो जाए। तो एग्रीकल्चर में यू सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जीन्स। आप किसी प्लांट पे रिसर्च करते हो जो कि बहुत बढ़िया है, और आप उसके जीन्स की इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल करके किसी और प्लांट में डाल के चेक करते हो कि भाई यहां मुझे मदद मिल सकती है या नहीं। तो एग्रीकल्चर में, बायोटेक में भी अलग अलग चीजें कर सकते हो। समझ लीजिए कोई कॉटन का प्लांट है, वो बहुत अच्छी कॉटन बनाता है, फ्लफी कॉटन बनाता है, उसका जीन किसी और प्लांट में डाल के देखा, किसी और कॉटन प्लांट में जो नहीं बना रहा था, मजा आया। यस, उसके बाद ऐसे और चीजें कर ली, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी इज फुल ऑफ थिंग्स। समझ लो कोई मेडिसिन है, कोई प्लांट बहुत अच्छी मेडिसिन बनाता है, मुझे पता लग गया है दिस इज द स्पेसिफिक जीन जो ये मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है, क्या मैं इस जीन को किसी दूसरे प्लांट में भी डाल के देखूं, क्या पता उसमें भी एक्सप्रेस कर जाए, मजा आ जाए? यस, कर सकते हो। समझ लो इंसुलिन जो है वो बनती है कहां? बैक्टीरिया में बनाते हैं ना। अब हम लोग कैसे बनाते हैं भाई? खुद का जीन निकाला इंसुलिन का, बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया को फर्मेंटर में रखा, घुमाया, चक्कर कटाए, और बैक्टीरिया भी इंसुलिन बनाने लगा, उसको निकाल निकाल के हमने मार्केट में बेच दिया। बायोटेक में यही तो पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया? बायोटेक में इस्तेमाल किया ना। किसको इस्तेमाल किया? जीन को। इंसुलिन के लिए जो जीन दिया वो तो मैंने ही दिया, ह्यूमन ने ही दिया, लेकिन बनाया किसने? वो बैक्टीरिया ने बनाया। सो अल्टीमेटली क्या किया आपने? बायोटेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किया अलग अलग चीजों को। इन एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, ये बहुत अच्छा है, इन एनवायरमेंटल रेमिडिएशन। एनवायरमेंटल रेमिडिएशन मतलब कोई ऐसा बैक्टीरिया है समझ लो जो प्लास्टिक खाता है, पन्नी खाता है ना, पन्नी काट काट के
और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। अब पन्नी आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है। पन्नी को अगर आप फेंक के रखोगे जमीन में 20 साल बाद भी निकालोगे वैसे की वैसे मिलेगी। पन्नी जो है, पॉलिथीन जो है, प्लास्टिक जो है, ये आपका डिग्रेड नहीं होता, तो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है। समझ लो हमने कोई ऐसा बायो बग तैयार किया, ऐसा कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म तैयार किया जिसमें हमने वो जीन डाल दिया जो पन्नी खाने पे मजबूर करता है, उसको क्रेव करवाता है पन्नी के लिए। जैसे आप लोगों के लिए पिज्जा है, जैसे आप लोगों के लिए चॉकलेट है, वैसे ही उस बैक्टीरिया के लिए पन्नी है। मरा जा रहा है पन्नी के लिए कि कब पॉलिथीन मिले, कब जो है उसको फाड़ के खा जाऊं मैं, कब पॉलीइथीन का इथीन अलग कर दूं। तो वो जो है एक प्लास्टिक डिग्रेडर का काम करेगा। तो आपका एनवायरमेंट जो है, इसका पॉल्यूशन आप कम कर सकते हो। तो आपको कुछ चीजें ढूंढनी है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स ढूंढने हैं जो पॉलिथीन पे ग्रो करके उसको डिग्रेड कर पाए, और उन ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ाना है। फिर उस जीन को अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डाल के देख सकते हो और मजे आ सकते हैं। यस, अब देखो बायोफ्यूल फॉर्मेशन, सेम ऐसा ही बायोफ्यूल फॉर्मेशन। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें इन्फ्लेमेबल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इन्हें हम बायोफ्यूल्स कहते हैं। तो ऐसे कई सारे पेड़ भी हैं जिनमें बायोफ्यूल्स देखने को मिलते हैं। ऐसे कई सारे बैक्टीरिया भी हैं जो कि बायोफ्यूल्स बना सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी में। अगर हम उन बैक्टीरिया की तादाद बढ़ा दें, उनको फर्मेंटर्स में ग्रो कराएं और उनसे फ्यूल बनवाएं और एफिशिएंट फ्यूल बनवाएं, जिससे कि आपकी गाड़ी का इंजन भी खराब ना हो और सस्ता भी पड़े वो फ्यूल और बेहतर भी हो, ज्यादा माइलेज भी दे, तो काम चल जाएगा। सो आप ये भी कर सकते हो आगे चल के। एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, सेम एनवायरमेंटल रिमीडिएशन वाली बात आ जाएगी। एनवायरमेंट के लिए आप अगर बहुत सजग हो तो आप ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंगस तैयार कर सकते हो जो पॉलिथीन वगैरह को खाएं एंड मेरे भाई पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी हर जगह आपका इन सीक्वेंसेस का यूज हो सकता है। समझ लीजिए मैंने एक इकोलाई की स्पेसिफिक वैरायटी को सीक्वेंस किया और मुझे एक जीन मिला जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, तो उस जीन को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। जब मेरे पास ऑर्गेनिज्म का पूरा डेटा होगा तो मुझे एग्जैक्टली पता लग जाएगा ये ऑर्गेनिज्म क्या क्या बनाता है, कैसे कैसे बनाता है। तो जो जो काम की चीज बनाता होगा, क्या हम वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई लग गई, कट करके आवाज आई, टेबल पे उंगली बजी। हाँ, तो हो सकता है, समझ रहे हो ना। स्फेगनम से फ्यूल बनता है, इट इज ऑफ लेस एफिशिएंसी। पहले उसे एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था पर उसकी एफिशिएंसी बहुत खराब थी, इंजन भी खराब होने लगे। जैसे अब कैरोसिन है, तो कैरोसिन जो है अब उसको भी तो, वो भी तो फ्यूल है भाई, पहले से है ही, दुनिया में एग्जिस्टिंग फ्यूल है ना भाई। देखो कैरोसिन डाल के स्कूटर चलाया हुआ है मैंने अपने नाना का, तो चलता तो है, बढ़िया चलता है, लेकिन इंजन की अइयां बैयां हो जाती है उस चक्कर में। तो इसीलिए इट्स बेटर कि उस फ्यूल को यूज ना किया जाए, क्योंकि उसके बाद इंजन इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता। तो मेरे नाना जी की डेथ बहुत पहले हो गई थी, जब मैं फर्स्ट क्लास में था उस टाइम पे। तो जब हम बड़े हुए, जब हमें स्कूटी सीखने का चाव आया, तो एक दिन खड़ा था ऐसे ही स्कूटर, तो मामा जी को पूछा हमने, मैं कहा अगर किसी काम का नहीं है तो चलते हैं, घुमा के लाते हैं खेतों में। तो बोले नहीं किसी काम का नहीं, अब तो खड़ा ही है कई साल से। तो मैं कहा तेल कौन डलवाए? तो कैरोसिन की बोतल पड़ी थी साइड में, डाल के चला दिया, तो मजा आया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हो जाता है। यस, पर एफिशिएंसी खत्म है ना, इंजन खराब हो जाएगा, फिर इंजन बंधवाने के और पैसे लगते हैं, है ना, 15-20 हजार लगते हैं भाई स्कूटी बाइक के इंजन के आजकल। तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो ऐसा फ्यूल हो जो कि एफिशिएंट बहुत ज्यादा, तब काम चलेगा। ऐसे तो कुछ भी डाल के चला दो, है ना, दिक्कत हो जाएगी। आओ मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई। अब ये लिखो ना लिखो टोटली आपके ऊपर है, समझने की चीज है, रट्टेबाजी की चीज है, कुछ बहुत नया नहीं है इसमें, है ना। अब यहां पर एक और बार रिवाइज करा देता हूं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें क्या कमी है, क्या गड़बड़ है, तो आपको बीमारियों का ट्रैक मिल जाएगा, आप उन्हें करेक्ट भी कर सकते हो विद टाइम। सिमिलरली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोच आप यूज कर सकते हो, अपने लिए स्पेसिफिक मेडिसिन तैयार करवा सकते हो। एग्रीकल्चर में भी फसलों को बेहतर कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में भी अलग अलग जीन्स को अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करा सकते हो। एनवायरमेंट की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आप जो है रिमीडिएशन के स्टेप्स भी ले सकते हो, पॉलिथीन पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो, एंड बायोफ्यूल भी तैयार करा सकते हो। जहां चाहो वहां बायोटेक्नोलॉजी को इंप्लीकेट हम लोग कर सकते हैं। यह हमारा मेन मुद्दा है आज का। यस, अब मेरे भाई दो चीजें होती हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि है मेथोडोलॉजीज ऑफ एचजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर आपको सफल बनाना है तो आपको दो मेथड्स कराने होंगे, दो तरीके से आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करा सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है इसे हम कहते हैं क्या? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, दैट इज EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। अब मेरे भाई एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग के नाम में घुस जाओ, खोपड़ी पे तेल लगा के।
गुरुजी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मतलब डीएनए का वो हिस्सा जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो कोई फंक्शनल आरएनए बनाता है, आगे चल के प्रोटीन बनाता है, सिर्फ उस काम के डीएनए की मैं सीक्वेंसिंग करूं, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दिस इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी हियर we only sequence the coding or expressive part of DNA or expressive part of DNA. That can be converted into a functional RNA or a protein. A functional RNA or a protein. एक फंक्शनल आरएनए या प्रोटीन में आपका तब्दील हो पाए वो डीएनए का टुकड़ा, उसी को हम यहां पर सीक्वेंस करते हैं। तो बहुत आसान सिस्टम होता है, बहुत आसान सिस्टम होता है। यस, इतना ज्यादा भारी भरकम इसमें कुछ काम करना ही नहीं है, बहुत स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए को ही आपको सीक्वेंस करना है। लेकिन दूसरी जो चीजें होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड अप्रोच, अंधाधुंध अप्रोच। जो आगे आया उसी को सीक्वेंस कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ब्लाइंड अप्रोच। या इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। या हम इसे क्या कहते हैं मेरे बंधु, इसे हम कहते हैं गुरुजी होल जीनोम सीक्वेंसिंग, होल जीनोम सीक्वेंसिंग। अब देखो नाम में घुस जाओ, होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम, कंप्लीट जीनोम, चाहे कोडिंग पार्ट हो, चाहे नॉन कोडिंग पार्ट हो, रिपीटेटिव पार्ट हो, नॉन रिपीटेटिव पार्ट हो, जो आगे आ रहा है अंधाधुंध सबको नाप डाला, यह है आपका ब्लाइंड अप्रोच। सीक्वेंस एनोटेशन यानी जो आगे आया सबका सीक्वेंस निकाल दिया और एनोटेट कर दिया, ये काम की चीज है, ये बिना काम की चीज है, ये कोई जीन है, ये कोई जीन नहीं है, जो आगे आया सब नाप डाला, दैट इज ब्लाइंड अप्रोच, होल जीनोम सीक्वेंसिंग। करेक्ट। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता कि काम की चीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं भाई। यहां पे क्या होता है, कंप्लीट जीनोम, कंप्लीट जीनोम, दैट इज ऑल सीक्वेंसेस, जितने सीक्वेंस हो सकते हैं, ऑल सीक्वेंसेस, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग, प्लस नॉन कोडिंग आर सीक्वेंस्ड एंड एनोटेटेड, होल जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंस कर रहे हैं हम लोग। ब्लाइंड अप्रोच मतलब अंधाधुंध जो आगे आ रहा है उसी को सीक्वेंस कर दे रहे हैं, एंड एनोटेशन कर रहे हैं। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब एनोटेट कर दिया है हर छोटे छोटे पार्ट को, जैसे कि हमने कोई जीन आया तो वहां लिख दिया जीन नेम, हमने लिख दिया कि ये कोडिंग है कि नॉन कोडिंग है, एक्सॉन है या इंट्रॉन है, एक्सॉन और इंट्रॉन। हमने कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख दिया, फंक्शन ऑफ जीन, एटसेट्रा। जितनी इंफॉर्मेशन है एक जीन के बारे में वो हम साथ साथ लिखते चले गए, सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने एनोटेट करते चले गए। ये हम लोगों ने सीखा है। दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस इन योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देयर आर टू मेजर अप्रोचेस। करेक्ट है, इतनी बात सबको समझ में आई। नाम से ही चीजों को तोड़ना सीख जाओ मेरे भाई, बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहली चीज में हमने क्या नाम लिया, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी डीएनए का उतना ही पार्ट हम लोग यहां पर सीक्वेंस करेंगे, उतने ही पार्ट का सीक्वेंस हम पता लगाएंगे जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, यानी कि जो आपका डीएनए से कोई फंक्शनल आरएनए या प्रोटीन बना पाए।
और दूसरे में ब्लाइंड अप्रोच, जो आगे आया सब कुछ यहां पर सीक्वेंस कर डाला, होल जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कंप्लीट सीक्वेंसिंग कर दी आपकी पूरे के पूरे डीएनए की। और जो भी सीक्वेंस आपने यहां पर लिखा है उसको आपने एनोटेट भी कर दिया, उसको आपने क्या किया है, वक्त के साथ धीरे धीरे उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करते गए। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कंप्यूटर में सारा डेटा स्टोर है, मैंने डाला इंसुलिन जीन, तो इंसुलिन जीन के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मुझे पता लग जाएगी पॉइंटर्स में, तो एनोटेशन यहां पर काम आती है। यस, तो हमें जो भी, जैसे समझ लीजिए इतनी बड़ी स्लाइड है, अब मैंने यहां जो है एक्सप्रेस पे ऐसे टिक 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 करके एनोटेशन बनाई, करेक्ट, मैंने एनोटेटेड पे एनोटेशन बनाई, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे मैंने कुछ कुछ मार्किंग कर दिया जिससे आपका ध्यान इनकी तरफ जाए। सिमिलरली आप कंप्यूटर में कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि इस जीन के बारे में बड़ी खास बात है भाई, ये मिस मत कर देना। तो वो जो खास बातें हैं वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पता लग जाती है, एनोटेशंस में पता लग जाती है। यस, ये आपने देखा, बहुत थ्योरेटिकल है ना, पर कोई बात नहीं, आ जाओ। अब स्टेप्स इन जीनोम सीक्वेंसिंग, बहुत प्यार से देखना मेरे भाई, बहुत आराम से देखना, स्टेप्स इन जीनोम सीक्वेंसिंग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दिस इज होल जीनोम सीक्वेंसिंग, यहीं पे एक नोट मैं बना देता हूं। अब पहली बार जब आपने डीएनए सीक्वेंस किया तो कितना टाइम लगा, 13 साल का टाइम लगा। उसके बाद भी काम चल रहा था, लेकिन 13 साल का टाइम आपको लगा व्हेन यू हैव डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। 2000 से मतलब 1900 से लेकर के 2003 तक 13 साल लगे। अब मुझे एक बात बताइए, आज के दिन में अगर मैं अपना सेल लेकर के एक लैब के पास जाऊं और उसे कहूं ये लो भैया मेरा सेल है, इसका जीनोम सीक्वेंसिंग करके मुझे दो, बताओ कितना टाइम में दोगे? तो मुझे बताइए, आपके हिसाब से तुक्का मारिए कि पहली बात तो इसकी कॉस्ट क्या होगी और दूसरी बात इसका टाइम क्या होगा। पहले वाले का कॉस्ट आपको पता है 90,000 करोड़ रुपए है और टाइम आपको पता है 13 साल है। अब मुझे इन दोनों में फर्क करके बताओ कि आज के दिन में कॉस्ट और टाइम क्या होगा तब के कॉस्ट और टाइम के हिसाब से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, थोड़ा समझते हैं। तुक्का मारो, क्योंकि पता तो किसी को होगा नहीं, तो तुक्का मार सकते हैं, है ना। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा तो चलो बहुत कम हो गया, है ना। 1 घंटा तो मेरे भाई, इससे ज्यादा तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही लग जाता है, जो कि बहुत फास्ट प्रोसेस है। 1 वीक आसपास है, वेरी गुड। जिसने भी 1 वीक बोला है आपका डेटा जो है ठीक है ना। अलग अलग लैब्स में भी अलग अलग मशीन होती हैं, तो अगर आप एक एवरेज मान के चलें तो 1 वीक का टाइम आपका लग जाता है बहुत आसानी से। एंड पैसे की अगर आप बात करें तो पैसा 90,000 करोड़ रुपए से कम होकर के आ चुका है आपका अंडर 10,000 रुपीज, अंडर 10,000 रुपीज। अब देखो अलग अलग एक्यूरेसी वाली मशीन है, ये मैटर करता है। जैसे अभी मैंने कोई शर्ट अगर पहनी हुई है वो 500 रुपए की भी आ सकती है, 5,000 की भी आ सकती है। सिमिलरली अगर यहां पे आप देखें तो 10,000 भी हो सकता है, कई लैब के लिए 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंटली कम है। यस, तो अल्टीमेटली अब इतना ज्यादा गैप आ चुका है कि पहली बार जिस काम को करने में इतने सारे देशों ने साथ में कंट्रीब्यूट किया था और 90,000 करोड़ यानी $10 बिलियन की लागत आई थी, आज वो काम जो है मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000 रुपए में हो सकता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहले जो काम करने में 13 साल लगे थे जब उसे काम को पहली बार किया गया था, आज वो काम अंडर 1 वीक हो जाता है। कई ऐसी मशीन है जो 2 दिन में आपको डेटा दे देंगी, कई ऐसी मशीन है जो 15 दिन का टाइम भी लगा सकते हैं। एवरेज आप बोल सकते हो कि लगभग 1 हफ्ते का टाइम आपको मिलेगा। तो आज के दिन में हम जिस सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं उस सीक्वेंसिंग का नाम है एनजीएस, और एनजीएस का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो आपका पूरा डेटा तैयार करके दे देती है आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो आप यहां लिख सकते हैं एनजीएस और नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग can sequence the DNA in fast format and can give us our data within 2 to 3 days, 2 to 3 days, है ना। ये आपने देखा, करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है मास्टर जी, इतनी बात हमको समझ में आ गई। आज हम जो यूज करते हैं दैट टेक्निक दैट इज कॉल्ड एनजीएस। जब हमने नई नई सीक्वेंसिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पर सांगर साहब की हमने मदद ली थी। नाम था भाई साहब का पूरा फ्रेडरिक सेंगर। तो सेंगर सीक्वेंसिंग या सांगर सीक्वेंसिंग जो है उसकी हमने मदद लेकर पहली बार डीएनए का सीक्वेंस पता लगाया था, और प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाने के लिए भी ये टेक्निक बनाई थी सांगर साहब ने। तो इनकी जो टेक्निक थी वो बहुत स्लो थी और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को सीक्वेंस कर सकती थी, लेकिन यहां पर जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है ये भाई बहुत तोड़फोड़ चीज है, बहुत फास्ट काम करती है। यस, आ जाओ मेरे भाई।
इतनी बात हम लोगों ने देख ली। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन जीनोम सीक्वेंसिंग। अच्छा मुझे खुद बताइए, अगर आपके पास यहां पर कोई शक्ल बनी हुई है, ये समझ लीजिए मैं हूं, ये समझ लीजिए मैं हूं, ठीक है, ये है श्री विपू भाई, आप अपना अपना भी नाम लिख सकते हैं, आपका नाम मेरा नाम एक ही बात है ना, ये मैं हूं। अब मैंने क्या किया, अपना डीएनए निकाल दिया, है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मेरे अंदर से एक सेल निकालोगे, यू विल आइसोलेट माई सेल, आइसोलेट माई सेल। आपने मेरा एक सेल निकाला, कोई भी सेल निकाल सकते हो जिससे आपको डीएनए मिल जाए, कोई भी सेल निकाल सकते हो, है ना। ब्लड सेल, ब्लड सेल में क्या आरबीसी निकालोगे या कुछ और निकालोगे, बताइए सर। आरबीसी कैसे निकालेंगे ना, उसमें तो डीएनए होता ही नहीं है। तो ब्लड सेल की बात अगर हम कर रहे हैं, यू आर बेसिकली टेकिंग आउट डब्ल्यूबीसी अगर आपको निकालना ही है तो, करेक्ट। हेयर फॉलिकल हो गया, चीक सेल हो गया, है ना, एटसेट्रा, कोई भी सेल आपने निकाला। अगर आपने सेल निकाल डाला तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा मेरे भाई। ये आपने क्या किया, डीएनए निकाला, है ना। अब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर आइसोलेटिंग दिस डीएनए। पहले आपने मेरा सेल निकाला, इस सेल के बाद आपने क्या किया, डीएनए निकाला, यू आर आइसोलेटिंग डीएनए ऑल्सो, आपने डीएनए निकाल लिया। अब ये आपका आइसोलेटेड डीएनए यहां पर आ चुका है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये आपका आइसोलेटेड डीएनए है। अब इस आइसोलेटेड डीएनए के मैं टुकड़े करूंगा, क्यों, जैसा मैंने बताया सेंगर साहब की जो टेक्निक थी वो बहुत बड़े डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर सकती थी, उसका एरर रेट बहुत ज्यादा था। तो जो डीएनए है इसके टुकड़े कितने होने चाहिए, 800 से 1000 बेस पेयर के होने चाहिए, इससे लंबा टुकड़ा होगा तो आप नहीं कर पाओगे। यस, हाँ, स्पर्म वगैरह का भी निकाल सकते हो, स्पर्म भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। उसमें तो आपको हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही मिल जाएगा, तो इजीली आपका वहीं पे काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म भी ले सकते हो, बिल्कुल। यहां पर देखें, यहां पर आपने डीएनए आइसोलेट किया है। अब यू नीड टू कट दिस डीएनए इनटू डिफरेंट पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में आप क्या करते हैं, इन डीएनए के टुकड़ों को कट करते हैं, राइट। तो ये जो आपका डीएनए है इसके टुकड़ों को आपने क्या किया, कट कर लिया। यू क्लीव्ड, क्लीव्ड यानी कट कर दिया, क्लीव का मतलब होता है काटना, यू क्लीव्ड यानी कट डीएनए इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस। आपने डीएनए को छोटे 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 टुकड़ों में तब्दील कर दिया, डीएनए को छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो छोटे 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 टुकड़े हैं मेरे भाई, इनको आपने कहां भेज दिया, दो अलग अलग प्रकार के वेक्टर हैं आपके पास जो इनकी कॉपीज बना सकते हैं, उन दोनों में से किसी एक वेक्टर में आप इनको भेज सकते हैं। जैसे ये है आपका एक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की खास बात क्या है गुरुजी, बैक्टीरिया में होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये है आपका बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में आपको अलग से क्या देखने को मिल रहे हैं, गोल मटोल रिंग देखने को मिल रही है, दैट इज आपको प्लाज्मिड वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। एंड यहां पर है अगर आपका ईस्ट, तो ईस्ट आपका क्या है, यूकैरियोट है, तो यहां पर आपका स्ट्रेट डीएनए देखने को मिलता है। और ईस्ट में भी आपके प्लाज्मिड होते हैं, ये आपके छोटे छोटे राउंड सर्कुलर प्लाज्मिड है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इस डीएनए को यहां डाल सकते हो, इस प्लाज्मिड में एंटर करा सकते हो, या यहां इस प्लाज्मिड में एंटर करा सकते हो। और ये प्लाज्मिड आपको पता है इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया गया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो बताया गया था ये जो आपके प्लाज्मिड है दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मेन डीएनए से अलग है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए व्हिच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, खुद की कॉपीज बनाते रहेंगे। तो यहां पे अगर डीएनए आ गया तो ये जितनी भी कॉपीज बनाएंगे प्लाज्मिड अपनी, उनमें भी ये डीएनए आता जाएगा। इस डीएनए को आप आइसोलेट कर सकते हो अलग से, यानी आपकी मल्टीपल कॉपीज इस डीएनए की बन जाएंगी। तो आप कह सकते हैं द पीस ऑफ डीएनए, द पीस ऑफ डीएनए इज क्लोन्ड, दैट इज मल्टीपल कॉपीज फॉर्म्ड, that is multiple copies are formed। अब गुरुजी मल्टीपल कॉपीज क्यों बने, हमें क्या दिक्कत है, हम क्यों मल्टीपल कॉपीज बनाए। समझ लो मेरे भाई, आपके पास डीएनए का एक सीक्वेंस था, इस पे लिखा हुआ ATGC ATTCAC,
ये वही सीक्वेंस है, इसकी दूसरी कॉपी इस पे लिखा हुआ ATGCATTCAG। तीसरी इसकी कॉपी थी, इस पे लिखा हुआ ATGCATTCAC। चौथी पे लिखा हुआ ATGCATTCAC। इस पे भी ये है, इस पे भी है, इस पे भी है, ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब यहां जो है गलती हो गई है सिक्वेंसर से। आप एक ही चीज को मल्टीपल टाइम सीक्वेंस करते हो जिससे आपको वैलिडेशन मिल जाए। मेरे भाई हम भारतीय लोग हैं, हम घर पे कुंडी मार के जाते हैं ना कहीं मार्केट वार्केट, तो ताले पे लटक के एकदम खींच के देखते हैं अरे बंद हो गया कि नहीं। अपने हाथ से अभी मैंने चाबी डाली है, घुमा दी है, पूरी श्योरिटी है कि ये ताला बंद हो चुका है। खुटुक खुटुक की भी आवाज आई है। कुंडी जो है जब बंद करी थी उसके बाद उसको दोबारा खोल के देखा है कि बंद हुई थी कि नहीं। अच्छा हाँ हाँ बढ़िया, अभी अभी दोबारा बंद कर देते हैं सटक से, और बढ़िया तरीके से जो है उसके बाद निकलते हैं। और फिर भी जो है जेब में चाबी हाथ डाल के चेक करते रहते हैं, अरे बाप रे हमारी चाबी गिर तो नहीं गई कहीं, जैसे घर में बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है। मित्तरे चोरी होनी होती है तो वैसे भी हो जाती है। कितना भी ताला खींच खींच के देख लो, जिसको ले जाना है सामान वो ले ही जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं लाडले। तो यहां पे क्या है, यहां पे हमने चेक किया है, इंसानी फितरत नहीं बदलती। देखो भाई सिर्फ भारतीयों का खेल नहीं, यूएस में भी यही चल रहा है भाई मामला। एक चीज को 10 बार सीक्वेंस किया है, मिला के देखा है कि 10 के 10 सेम है कि नहीं। अगर 9 सेम है और एक आधा अलग निकल गया है, इसका मतलब उस एक आधे में खोट है, एक आधी बार छोटी मोटी चुटर पुटर गलती हो गई है। 9 बार अगर सब कुछ ठीक चल गया है, इसका मतलब हमने बढ़िया काम कर दिया है, वेरी गुड। इसका मतलब ये करेक्ट सीक्वेंस है, ये वाला अलग है, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा है ना। कोई भाई कह रहे हैं एटीएम में, हाँ वहीं देखेंगे 37 रुपए का बैलेंस है पूरा, और फिर भी बैलेंस ही चेक करने आए हैं, और फिर भी ऐसे खड़े हैं छाती आगे करके, कोई मेरा पिन ना देख ले। अरे मेरे भाई जितना तेरे बैंक में पैसा है ना उससे बड़ा पिन है तेरा। 4 डिजिट का बैंक बैलेंस 2 डिजिट का है, डेसिमल में है तो 4 डिजिट का है, 37 रुपए 48 पैसा। तब जाके पिन कोड जितना लंबा बैंक बैलेंस बन रहा है, उसको भी ऐसे छुपा के कि पीछे वाले अंकल देख ना ले कहीं। पीछे वाले अंकल पेंशन निकालने आए हैं, 50,000 यूं निकलेंगे, जीप से बाहर निकाल देगा एटीएम, है ना। जितना तुम सोच नहीं रहे हो ना, जितना तुम छुपा रहे हो, इससे 5 गुना अंकल घसीट के ले जाएंगे एक बार में। यस, और लगे हुए हैं इधर रक्षा करने अपनी, हेलमेट अलग पहन के आए हैं एटीएम में, कोई मेरी शक्ल ना देख ले, कोई मेरी फोटो ना खींच ले। आओ। तो पीस ऑफ डीएनए इज क्लोन्ड, मल्टीपल कॉपीज आर फॉर्म्ड बिकॉज टू वैलिडेट whether the sequence is right or not, whether the sequencing is done right, whether the sequencing is done right। करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी। यहां पर यह है ईस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसी नाम का इस्तेमाल करना है इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। और यहां है यैक का भाई भैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना। बहुत बढ़िया गुरुजी। तो ये बैक और यैक इस्तेमाल होते हैं आपके डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं, बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं। तो आपकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, उसके बाद आप क्या करोगे, इन डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों की आपने कॉपीज निकालनी है, इन सारे टुकड़ों को जोड़ करके इसका सीक्वेंस निकाल लिया, मल्टीपल टाइम वैलिडेट कर लिया अपने मन की शांति के लिए, इसका सीक्वेंस निकाल लिया, इसका सीक्वेंस निकाल लिया, इसका सीक्वेंस निकाल लिया, आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता लग जाएगा। ए बी सी और डी, इनको जोड़ करके आपको पता लग जाएगा कि क्या बना है। कंप्लीट सीक्वेंस इज इल्यूसिडेटेड, कंप्लीट सीक्वेंसिंग इज डन। तो मैंने इस डीएनए में 4 टुकड़े किए इसका सीक्वेंस पता लगाने के लिए, तो कंप्लीट सीक्वेंसिंग इज डन। 4 सीक्वेंसेस मैंने यहां पता लगाए। करेक्ट, कंप्लीट सीक्वेंसिंग आपकी डन हो गई। अब मैं इसे स्टोर कर सकता हूं कंप्यूटर में, स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर नाम की एक मशीन में मैंने क्या किया, इस सीक्वेंस को स्टोर कर लिया। जब भी जरूरत होगी तो खटाक करके इस इंफॉर्मेशन को हम लोग निकाल सकते हैं। यस, ये आपने देखा।
आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट मतलब आर्टिफिशियल, यहां भी लिखा है ना, आइए, आर्टिफिशियल, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये आपने देखा। ये हमारी पूरी की पूरी जर्नी है, एक बार दोबारा समझाऊंगा और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम लोग एक सीक्वेंस की जिसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस। करेक्ट। एक बार जो है इतनी बात अगर आपने लिख ली है तो मुझे बताइएगा, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेंगर सीक्वेंसिंग की बात करेंगे एंड उसके बाद हम लोग थोड़ी सी और चर्चा करेंगे ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ये रिपीट कराऊंगा मैं, डोंट वरी, ये बिल्कुल रिपीट कराएंगे, है ना। आसान दिखता है बस, ये है नहीं, तो इसलिए एक बार रिपीट कराएंगे अपने मन से, एक और बार जानेंगे चीजों को। यस, आइए, बढ़िया, गुड 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 गुड। आइए मेरे दोस्त, दोबारा देखिए एक बार, जिन्होंने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है एक बार पेन को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, फिर दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। अब मेरे भाई आराम से देखिए, समझ लीजिए मैं हूं, मैं अपने डीएनए की सीक्वेंसिंग कराना चाहता हूं, मैं अपने डीएनए का सीक्वेंस पता लगाना चाहता हूं। ये मैं हूं, तो मैंने क्या किया, अपने एक सेल को अपनी बॉडी से बाहर निकाला और इस सेल में जितना भी डीएनए था इसको मैंने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, यानी ये डीएनए मैंने निकाल लिया अपनी बॉडी के किसी सेल से, ठीक है। अब ये जो डीएनए निकला है, इस पूरे के पूरे डीएनए को मैं एक बार में सीक्वेंस नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी इनएफिशिएंसीज आती हैं जब आप एक बड़े टुकड़े को डिकोड करते हैं, एक बड़े टुकड़े का सीक्वेंस निकालते हैं। इसीलिए जो सेंगर सीक्वेंसिंग भी थी, उसमें आप एक डीएनए के हजार हजार बेस पेयर के टुकड़े करते हैं और उनका सीक्वेंस निकालते हैं और बाद में उसे पजल की तरह जोड़ देते हैं। जैसे एक पजल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जैसे समझ लीजिए भैया, यहां भी हमारा प्यारा मैग्नेट हमारे काम आएगा। समझ लीजिए डीएनए है, इसके मैंने 6 टुकड़े कर दिए, इसके मैंने क्या कर दिए, 6 टुकड़े कर दिए, राइट। मेरे डीएनए के मैंने 6 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो अब क्या हुआ, ये वाला डीएनए जो है इसका मैंने सीक्वेंस पता लगाया, फिर दूसरा टुकड़े का पता लगाया, इस पे जोड़ दिया, तीसरे टुकड़े का पता लगाया, इस पे जोड़ दिया, चौथे टुकड़े का पता लगाया, इस पे जोड़ दिया, पांचवें टुकड़े का पता लगाया, इस पे जोड़ दिया, और छठे टुकड़े का पता लगाया, इस पे जोड़ दिया। क्या मुझे पूरे डीएनए का सीक्वेंस पता लग गया? यस सर, मुझे पूरे डीएनए का सीक्वेंस पता लग गया। लेकिन क्या मैंने इस पूरे डीएनए का सीक्वेंस एक साथ किया? नहीं सर, आपने तो 6 अलग अलग टुकड़ों में किया। सिमिलरली यहां पर भी पूरे डीएनए का सीक्वेंस साथ पता लगाना जरूरी नहीं है। मैंने 4 टुकड़े कर लिए ABCD, और इन चारों टुकड़ों को या तो मैंने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में भेज दिया, यानी बैक्टीरिया के इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में, या ईस्ट के इसमें भेज दिया, और ये प्लाज्मिड जो है अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को जब मैंने रेप्लिकेट कराया तो इस डीएनए के टुकड़े की भी कॉपीज हो गई, समझ लो 5-5 कॉपीज हो गई। मैंने इन 5-5 कॉपीज को निकाल के एक मशीन में डाला, उस मशीन का नाम है सीक्वेंसर। उस मशीन, ये काम हम मैनुअली नहीं कर सकते, उस मशीन का नाम है सेंगर सीक्वेंसर। सेंगर सीक्वेंसर में सीक्वेंसिंग हुई और मुझे ये सीक्वेंस पता लग गया, ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था, डी क्या था। भाई ए को मैंने 5 बार सीक्वेंस कर लिया, सारे सीक्वेंस सेम आए, मुझे कंफर्म हो गया ए का सीक्वेंस यही है। हर बार आया ATGC, मुझे पता लग गया ए है ATGC। बी आया CCCC, 5 बार आया CCCC, कंफर्म हो गया CCCC ही है। ये जो आया तीसरा टुकड़ा, ये आया GGGC, 5 बार आया GGGC, मुझे पता लग गया GGGC ही है। और डी जो है ये आया ATAC, मुझे पता लग गया ATAC ही है। चारों का टुकड़ों को मैंने जोड़ जोड़ के एक बड़ा डीएनए तैयार कर दिया, खेल खत्म। तो यहां पे सीक्वेंसिंग हुई कैसे, कोई भैया हमारे पूछ रहे थे, तो यहां पे सीक्वेंसिंग जो हुई, सीक्वेंसिंग डन बाय सेंगर सीक्वेंसर, सीक्वेंसिंग डन बाय सेंगर्स सीक्वेंसर, सेंगर्स सीक्वेंसर। सेंगर सीक्वेंसर में सीक्वेंसिंग हुई, यहां पे टुकड़े जो थे इनको जोड़ करके कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस मुझे पता लग गया। कंप्लीट सीक्वेंसिंग इज डन बाय ज्वाइनिंग ऑल स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स। करेक्ट, एकदम करेक्ट। ABCD को जोड़ के हम लोगों ने यहां पर ये सारा सामान निकाल लिया है। करेक्ट। अब सेंगर सीक्वेंसिंग कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जुटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें अगर सबने लिख ली है, एक बार डन बोल दीजिएगा इन द चैट सेक्शन। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि है आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक। उस प्यारे से टॉपिक का नाम है आपका ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आए अच्छी बात है,
ना समझ में आए और अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा वैसे, बट डिफिकल्ट है, जेन्युइनली डिफिकल्ट है और कोई नहीं बताता, सब हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं। कहीं लेक्चर देख लो, कोई लेक्चर देख लो, ओवरलैपिंग सीक्वेंस नहीं पढ़ाते। साइंटिफिकली बहुत अमेजिंग टॉपिक है, समझ गए तो मजा आएगा, एक बार देखते हैं। यस, आओ मेरे बंधु, नई स्लाइड ले लेते हैं और यहां पर लिखते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग के बारे में। सेंगर्स सीक्वेंसिंग। इन साहब का पूरा नाम क्या था? मिस्टर फ्रेडरिक सेंगर था। तो सेंगर साहब ने क्या किया, गौर से देखिएगा, सेंगर सीक्वेंसिंग, मिस्टर सेंगर developed a technique to find the sequence of nucleotides in DNA, and he also developed, मिस्टर सेंगर ऑल्सो डेवलप्ड, आराम से देखिएगा, इन्होंने एक और टेक्निक तैयार की थी जिसमें बेसिकली ये प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता लगा पाए। ऑल्सो डेवलप्ड अ टेक्निक टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। ठीक है, अब मेरे भाई अगर आपको डीएनए का सीक्वेंस पता लगाना है तो आपको डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एफिशिएंटली, फ्रेगमेंट एफिशिएंटली, we need to cut DNA into pieces of 800 बेस पेयर to 1000 बेस पेयर लॉन्ग, अदरवाइज एफिशिएंसी गिर जाएगी। इससे बड़ा टुकड़ा अगर लेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाती है सेंगर सीक्वेंसिंग की, अदरवाइज एफिशिएंसी विल घटिंग, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए सेंगर साहब ने सीक्वेंसिंग जो बनाई, इन्होंने पहले ही कॉशन दे दिया कि भैया 1000 बेस पेयर से बड़ा टुकड़ा मेरे सीक्वेंसर में ना डालें, उससे गड़बड़ हो जाती है। यस, ऐसा सेंगर साहब ने किया। यह सेंगर साहब के सीक्वेंसिंग की बात थी। अब टू सीक्वेंस, सेंगर साहब की मशीन जो है वो यूज करती थी ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस। सो टू फाइंड द राइट सीक्वेंस, टू वैलिडेट द राइट सीक्वेंस, टू वैलिडेट द राइट सीक्वेंस, overlapping sequences are read, overlapping sequences are read, overlapping sequences की रीडिंग करेंगे। अब ये क्या होता है, आराम से देखना मेरे भाई, बहुत आराम से देखना, मतलब इतना प्यारा कंसेप्ट है लेकिन पूरा दिमाग एक बार लगा के देखना पड़ेगा, है ना, खाली पीली नहीं समझ में आएगा, ये बहुत जोर से समझना पड़ेगा भाई, है ना, सब एकदम दिमाग लगा के बैठेंगे तब समझ में आएगा। समझ लीजिए यहां पर एक सीक्वेंस है ए टी जी सी सी ए टी सी जी 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 सी सी ए टी सी ए। अब ये सीक्वेंस है, इसकी मैंने मल्टीपल कॉपीज कर ली थी जी गुरुजी, आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज कर ली थी, आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज कर ली थी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, मैंने ये जो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज की थी ना, इसको मैं अलग अलग एंजाइम्स की मदद से काट रहा हूं। अलग अलग एंजाइम की मदद से मैंने काटा, यहां काटा टॉई, ये है एंजाइम 1,
ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को काटता है। ये है आपका एंजाइम 2, एंजाइम 2 से जब कटाया तो ये ऐसे कटा, टॉय 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 टॉय। ये है एंजाइम 2, एंजाइम 2 से काटा तो उसने 2 जगह काटा इस डीएनए को, 3 टुकड़े कर दिए, है ना, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। ये है आपका एंजाइम 3, एंजाइम 3। जब एंजाइम 3 से काटा तो भी 3 आपके 2 टुकड़े हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। नाउ आराम से मेरी बात को सुनना मेरे भाई, आराम से मेरी बात को सुनना। जब मैंने इस सीक्वेंस को देखा, जब मैंने इस सीक्वेंस को देखा तो मुझे पता लगा ये GGGCC साथ में आते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, रैंडम मैंने आपके सामने बनाया, GGGCC साथ आते हैं। क्या साथ आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। यानी GGG के बाद पक्का CC आएगा, और कहीं नहीं है ये चीज, GGGCC साथ आते हैं। तो अगर ये GGG है तो क्या इसके बाद CC आएगा? क्या कंफर्म हो गया कि ये वाला पहला टुकड़ा होगा, ये वाला दूसरा होगा, ये वाला इसके बाद आएगा GGCCC के? यानी मेरे भाई ये GGG पहले आएगा और CC इसके बाद आएगा, झटपट कंफर्म हो गया कि मैं इन 3 टुकड़ों को कैसे जोड़ूं, ये तो इससे पहले आएगा, ये इसके बाद में आएगा। फिर मैंने पता लगाया कि GCC80 साथ में आता है, 80 GCC80 साथ में आता है। अब यहां GCC है तो 80 इसके बाद आएगा, है ना, 80 इसके बाद में आएगा। यस, यहां है GCC, यहां क्या है, यहां भी GCC है, यहां है 80 GCC, यहां है GGGCC, तो ये अलग है। मैं कह रहा हूं GCC के बाद 80 आएगा, अब यहां पे GCC के बाद 80 आएगा, एकदम करेक्ट है। तो ये इससे भी पहले आएगा टुकड़ा, 80 से भी पहले आएगा। अब सर लेकिन हम तो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहां भी GCC है, यहां भी आपका GCC है, यहां भी उसके बाद 80 है, यहां भी उसके बाद 80 है, तो कंफर्म कर लेते हैं किसी और चीज से। हमने कहा कि यहां पे 80 GCC 80 CGCC आपके साथ है और CA-TCA एक साथ है। यानी यहां पे 80 GCC 80 CGG ये साथ आएंगे, तो 80 GCC ये पहले आ गया, फिर 80 CGG ये बाद में आ गया। तो ये आपका पहला टुकड़ा है, ये आपका दूसरा हो गया, इसके बाद आ रहा है, यहां से कंफर्म हुआ, और दूसरे के बाद तीसरा, इसके भी बाद आ रहा है, यहां से कंफर्म हुआ। यानी ये हम मैन्युअली नहीं कर सकते, सबके भैया दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे अगर ये मैन्युअली करने बैठे हाथ से। एक छोटा सा सीक्वेंस है, तब जाके दिमाग की बैंड बज गई। ये जो काम है ये मशीन से कराया जाता है कि भाई अगर मैं तुम्हारे मुंह पे 10 सीक्वेंस डाल दूं और मैं बोलूं इन सब को जोड़ जाड़ के, ये एक ही सीक्वेंस है पर मैंने इसको 10 बार कॉपी कर दिया है, इन सब को मिला जुला के बताओ मुझे एक सीक्वेंस क्या बनेगा। दैट शुड बी डन बाय मशीन। आराम से देखो भाई, बहुत हार्ड नहीं है, आराम से देखो। पहले इन 2 को देखो, तीसरे को भूल जाओ, है ना, तीसरे के मुंह पे जो है थोड़ी देर के लिए काला कपड़ा रख देते हैं, भाई इसको हटा दो, ठीक है। इन दोनों को देखो, इन दोनों में आपको पता लग गया, जब मैंने इसके टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, जब मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए और इनको सीक्वेंस किया तो मुझे समझ में आया 80 GCC 80C ये साथ आता है, GGGCC 80C ये साथ आता है। अब नीचे वाले को देखो, मैंने कहा GGGCC साथ आता है, तो यहां GGG है तो क्या CC इसके जस्ट बाद आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यहां GCC है, इसके बाद 80 आ रहा है, यहां GGG है, यहां CC आ रहा है, इसका मतलब मेरे भाई ये टुकड़ा पहले आएगा, ये टुकड़ा बाद में आएगा, इसके जस्ट बाद ये लगा दो, आगे की दुनिया देख लेंगे हम, इसके बाद ये आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब नीचे वाला जो है इस टुकड़े को भी उजागर कर लो। मुझे यह पता लग गया कि ये भैया आपका पहले आएगा, ये इसके बाद में आएगा, ये मुझे पता लग गया। अब नीचे वाले से रेफरेंस लो, नीचे वाले में कहा है कि 80 GCC 80 CGG साथ आता है। क्या आया? 80 GCC 80 CGG साथ आता है। तो 80 GCC यहां है, 80 GCC यहां, इसके बाद क्या आएगा? 80 CGG 80 CGG, इसके एंड में GGG आना चाहिए अगले टुकड़े के। तो ये पहला होगा, इसके बाद 80 CGG लगेगा, और इस GGG के एंड में CC लग रहा था। ये बात मैंने यहां से निकाली थी। ऊपर वाले टुकड़े से पता लग गया कि सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है, नीचे वाले टुकड़े से पता लग गया फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पता लग गए। और ये तो छोटी बात है, छोटी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से कर रहा हूं। 800 अगर बेस पेयर का सीक्वेंस होता, 800 बेस पेयर का सीक्वेंस, और उनकी 10 कॉपी छोड़ दी है मशीन के ऊपर। जाओ बेटा इससे एक सीक्वेंस बना के दे दो मुझे, दिमाग खराब हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ही ज्यादा जटिल प्रोसेस है, ऐसे ही किसी ने $10 बिलियन का इन्वेस्ट नहीं किया इस चीज के ऊपर। $10 बिलियन खर्च हुआ। एक और बार सीख लो, कई लोग कह रहे हैं वंस मोर, एकदम सही बात है, अभी वंस मोर कर देते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां एक काला कलर लेता हूं मार्कर, और यहां मार देता हूं, इसको दुनिया से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी, एकदम ठीक है गुरुजी, ये आपने कर दिया है, ठीक है। अब क्या करो, अब सिर्फ इन 2 सीक्वेंसेस को देखो, सिर्फ ये 2 हैं दुनिया में। समझ लो मैंने एक डीएनए की 2 कॉपीज करी हैं, सिर्फ इनको देखो। यहां मुझे पता लगा 80 GCC के बाद 80C आता है,
और यहां मुझे पता लगा जीजीजी जब 3 इकट्ठे आ रहे हैं, एक ही बार ऐसा हो रहा है कि जीजीजी 3 इकट्ठे आ रहे हैं, इसके जस्ट बाद सीसीएटी आता है। अगर जीजीजी 3 बार इकट्ठे आ रहे हैं, इसके बाद क्या आता है, गारंटी सीसीएटी आता है। ये मुझे एक सीक्वेंस में ही पता लग रहा है, ये एक ही सीक्वेंस है पूरा, तो ये झूठ नहीं बोल सकता है, कटा हुआ नहीं है, एक ही सीक्वेंस है, यानी जी 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 सी सी ए टी सी ए साथ आते हैं, ये बात परम प्रमाणित है। तो यहां अगर जी 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 आ रहा है इसके एंड में, तो इसके बाद क्या सी सी ए टी सी ए आना चाहिए। ऊपर वाले के इस एक सीक्वेंस से मुझे पता लग गया कि ये वाला पहले आएगा, इसके जस्ट बाद सी सी ए टी सी आएगा, ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। क्या मुझे पता है? मुझे पता है। करेक्ट। इतनी बात मुझे समझ में आ गई गुरुजी, आ गई। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले में मुझे सीक्वेंस से पता लग गया ATGCC ATC साथ आता है, ATGCC ATC साथ आता है। तो यहां देखिए, क्या आपका यहां ATGCC है, ATGCC है, तो क्या इसके बाद ATC आना चाहिए, ATC आना चाहिए, यानी ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, और पहले हमने पता लगा लिया था कि ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। अब ये वाला इस वाले से पहले है, ये वाला इस वाले से पहले है, तो ये सबसे पहले, ये बीच में, ये तीसरे नंबर पे 1 2 3, सिर्फ 3 सीक्वेंस से हमने पता लगा लिया, कौन 1 कौन 2 कौन 3। दीज आर ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस, दीज आर ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस, एंड दीज ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस combine to form a complete sequence. These overlapping sequences combine to form one complete sequence. करेक्ट। और कंप्लीट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वो कंप्लीट सीक्वेंस ये हो जाएगा। ठीक है, वैलिडेट कर लिया हमने, ये हमारा फाइनल सीक्वेंस है। इतनी बात हमने पता लगा ली, इतनी बात समझ में आ गई। यूजुअली नहीं कोई केटर करता भाई, नहीं छूते, है ना भाई, सिंपल सी बात है। देखो किसी को नहीं समझ में आया, एक सेकंड बात मेरी बस सुन लो। मैं कह रहा हूं कि इन सारे आपको मैंने भूल भुलैया में छोड़ दिया, आपको बाहर निकल के आना है, रास्ते ढूंढने हैं। मैंने एक मशीन को 3 सीक्वेंस दिए, तीनों के तीनों सेम ही थे। मैंने कहा कि मेरे भाई मुझे कंफर्म कर दो कि मैंने जो तुम्हें टुकड़ा दिया है वो सही है या नहीं, तीनों को मैच कर लो एक बार अपने हिसाब से। मशीन ने कुछ जुगाड़ लगाया, मैच करके आपको दे दिया, इतनी सी बात है। इतना तो समझ लोगे, बस यही है और कुछ नहीं। मशीन की मदद से, मशीन के माध्यम से मैंने इन तीनों टुकड़ों को एनालाइज किया और एक फाइनल टुकड़ा बना दिया। मशीन करती है, आप करते भी नहीं हो, बस आपको समझना है कि मशीन ने किया कैसे, बस। करेक्ट, यस, इतनी बात हमने सीख ली, मजे मजे में सीख ली। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस हमारा हो चुका है। ठीक है, अब भैया थ्योरेटिकल बातें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, ये आपको लिखनी पड़ेंगी, मैं समझाऊंगा सारी, याद कराऊंगा क्लास में, मेरा काम है याद कराना। बड़ी बड़ी बातें हम यहां पर करेंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कशन करेंगे। अभी जितना हमने पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन अभी मत करना फिलहाल, है ना, फिलहाल क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करेगा। 13 मिनट है हमारे पास, क्योंकि एक और क्लास है, वी हैव अनदर क्लास टुडे। सो थोड़ा जो है एक बार हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे भाई, हमारे डीएनए का जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का, वही डिटरमाइन करता है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, वही हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अगर 2 इंडिविजुअल्स का डीएनए डिफर करता है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, फिनोटिपिक डिफरेंसेस उनकी शक्ल में भी दिखा रहे होंगे, अंदर भी उनके, क्योंकि डीएनए डिफरेंट है तो जीनोटिपिक डिफरेंसेस भी होंगे। तो एक इंडिविजुअल के सेल में जो डीएनए है, इसको डिकोड करने का जो जिम्मा है, ये उठाया कुछ देशों ने, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की 1990 में। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, क्योंकि बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट था ये, क्योंकि ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर है, टेक्निकली 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की कॉस्ट है $3, तो टोटल आपकी $9.9 बिलियन की, या $9 बिलियन की कॉस्ट आती है, लगभग आपकी 10,000 करोड़ के आसपास की कॉस्ट आ जाती है, 9 से 10,000 करोड़ की। अगर आपने सीक्वेंस पता लगा लिया है एक सेल में जितने भी बेस पेयर हैं उनका, तो आप 1000 पेज की 3300 किताबें जब साथ रख देंगे, तब आप एक सेल में पाए जाने वाले डीएनए के डेटा को स्टोर कर पाएंगे। इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जो है ये जनरेट होता है एक सेल से।
तो हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, हाई स्पीड कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी, जिससे कि इस डेटा को स्टोर किया जा सके, टाइम आने पर रिट्राइव किया जा सके एंड एनालाइज किया जा सके, लोगों तक ये डेटा पहुंचाया जा सके। और इसके लिए एक पूरी की पूरी नई जो है फील्ड ऑफ बायोलॉजी तैयार हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ये गोल्स ऑफ एचजीपी हैं, ये हमने अभी पढ़े नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 साल लंबा एक प्रोजेक्ट था, जिसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए ने पार्टिसिपेट किया था, एनआईएच यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पार्टिसिपेट किया था, वेलकम ट्रस्ट यूके ने पार्टिसिपेट किया था, एज वेल एज अलग अलग कंट्रीज भी थी, जैसे जापान था, चीन था, फ्रांस था, जर्मनी था, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। एंड 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। एक जो आपका क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1, बस उसकी सीक्वेंसिंग मई 2006 में कंप्लीट हुई थी। इससे आप अलग अलग बीमारियों को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और हो सकता है आगे चल के डीएनए सीक्वेंसिंग इतनी एडवांस हो जाए कि बच्चों के पैदा होते ही या होने से पहले ही हम उनके डीएनए को सीक्वेंस कर लें और आने वाली बीमारियों को भी पहचान सकें और रोक सकें। सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, पर्सनलाइज मेडिसिन भी बन पाए, अच्छी क्रॉप्स भी हम लोग उगा पाए, एनर्जी प्रोडक्शन की भी बात कर पाए हम लोग, एनवायरमेंटल रिमेडिएशन यानी प्लास्टिक वगैरह को भी, पॉल्यूशन को भी कम करने की बात कर पाए। कई सारे ऑर्गेनिज्म जो नॉन ह्यूमन है इनको भी हमने डिकोड किया है, जैसे इकोलाई को, ईस्ट को, सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस को, जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है, यानी कि आपका क्या है, एस्केलमिंथ है। ड्रोसोफिला को भी एनिमल्स में आप लिख सकते हो फ्रूट फ्लाई, प्लांट में आपने राइस लिखा था और अरेबिडोप्सिस लिखा था, तो ड्रोसोफिला भी आप एनिमल्स में ऐड कर सकते हो, ये भी सीक्वेंस किए जा सके। अब दो मेजर अप्रोचेस हैं आपके डीएनए को सीक्वेंस करने के। सबसे पहले तो वो सारे के सारे जीन्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और सिर्फ उनका सीक्वेंस करिए, इसे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहा। और दूसरा ब्लाइंड अप्रोच है, यानी अंधाधुंध जो सामने आ गया उसी को हमने सीक्वेंस कर दिया। इससे पूरा का पूरा जीनोम, होल जीनोम ही सीक्वेंस किया जाता है, चाहे कोडिंग पार्ट हो चाहे नॉन कोडिंग पार्ट हो, इसे होल जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है और इसे सीक्वेंस एनोटेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म से सेल निकालेंगे, उसका डीएनए आइसोलेट करेंगे और उस डीएनए के छोटे 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 टुकड़े कर देंगे। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को आप क्लोन करने के लिए यानी इनकी कॉपी बनाने के लिए भेजेंगे अलग अलग वेक्टर्स में। तो यूजुअली वेक्टर जो है इनकी कॉपीज बनाते हैं यानी इनके नंबर को एम्पलीफाई करते हैं। तो सबसे कॉमन जो वेक्टर यूज होते हैं ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यही स्पेसिफिक वर्ड आपको यूज करने होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। तो फ्रेडरिक सेंगर साहब ने एक टेक्निक दी थी जिससे डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को पता लगाया जा सकता है। और मेरे दोस्त ओवरलैपिंग रीजन्स का या ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस का यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अलाइनमेंट है ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जो कि छोटे से सीक्वेंस में ही आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स की मदद से इसको आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 की जो स्टडी है ये कंप्लीट हुई थी मई 2006 में। तो आपने यहां पर अच्छे खासे क्रोमोसोम जो है सीक्वेंस कर लिए हैं। यस, ये आपने देखा, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग चीजें हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये बात आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे गोल्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो रहता है, और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी आज हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और बेसिक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकता है हम लोग स्टार्ट कर दें। ये हमारा मेन मोटो है, ये हमारा मेन मोटो है। अच्छा, मुझे ये बताइए एक छोटी सी चीज अगर मैं आपको यहां पर लिखवाऊं, अगर मुझे एक ह्यूमन के सारे क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग निकालनी है तो कितने क्रोमोसोम्स मुझे सीक्वेंस करने पड़ेंगे? आराम से मेरा सवाल देखिए, हाउ मेनी यूनिक क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस आर टू बी सीक्वेंस्ड, आर टू बी सीक्वेंस्ड इन एचजीपी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने आपके क्रोमोसोम्स हैं, यूनिक क्रोमोसोम जो कि आपके मुझे सीक्वेंस करने होते हैं? सारे क्रोमोसोम बताइए। 23 23 23 23 23 नहीं मेरे भाई, यूनिक बोला है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 24, एकदम सही बात है। देखो 22 क्रोमोसोम तो आपके कॉमन है ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 22 क्रोमोसोम तो आपके कॉमन ही है। ये क्या हो जाएंगे आपके ऑटोसोम्स। अब मेरे भाई अगर आप बात करें एक फीमेल की, तो फीमेल में तो सिर्फ एक्स है, तो उसमें 22 प्लस एक्स ही मिला, तो वाई अलग से करना पड़ेगा ना। तो टोटल ये 24 क्रोमोसोम होते हैं। एक्स वाई आर द सेक्स क्रोमोसोम्स जिन्हें एलोसोम कहा जाता है, और 22 है आपके ऑटोसोम। ये टोटल 24 यूनिक क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। तो 24 आपको कोड करने पड़ेंगे, इनका सीक्वेंस आपको पता लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कहेंगे एक एक क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये हम लोगों ने ठीक तरीके से देखा, ठीक तरीके से जाना। यस, एकदम बढ़िया, राइट। तो आपने 22 क्रोमोसोम निकाले आपके ऑटोसोम्स एंड आपने 2 निकाले एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई। तो टोटल 24 क्रोमोसोम का डेटा आपके पास आ जाता है। इतनी बात समझ में आई?
यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई है? तो एक बार ये जो एनिमल वाला डेटा है ये भी हम लोग लिख देते हैं। यहां ड्रोसोफिला का नाम लिख ही लो मेरे भाई, है ना। यहां पे एनिमल्स में ड्रोसोफिला का नाम भी लिख ही लो, फ्रूट फ्लाई का, जिससे बाद में दिमाग से ना निकल जाए। फ्रूट फ्लाई करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इतनी बातें सभी को समझ में आई? एक बार फटाफट बताइए, क्या हमने यहां तक जितनी भी बातें करी हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल बातें थी, देखो मेरे भाई दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक बट स्टिल आई हैव टॉट इट वेरी कंसेप्चुअल और मजे ले लेकर, क्योंकि परसों मुझे कुछ पेरेंट्स मिले एंड मेरे को दिल से बहुत खुशी हुई। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे लगा नहीं था। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट सेशन, क्योंकि पिछले सेशन भी आप में से कई लोग तो मेरे से अर्जुना में भी पढ़े हैं, लक्ष्य में भी पढ़े हैं, आपको पता है मैं इतना हंसी मजाक नहीं करता था अभी तक, पर अब मैंने स्टार्ट किया, आपके साथ थोड़ी बॉन्डिंग भी बन गई, मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। लेकिन एक आंटी जी मुझे मिली और उन्होंने बाकायदा गले लगा के मुझे ये बात कही कि बेटा आप, मतलब आपकी क्लास देख के ना मेरी बच्ची हमेशा खुश होती है। तो बहन भी आई थी और उन्होंने कहा कि वो स्ट्रेस फ्री हो जाती है, उसे पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती, थोड़ा लगता है कि हाँ कोई दोस्त है जो बातें कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है और साथ में पढ़ा तो पूरा दे ही रहा है। तो उससे मेरे को एक बूस्ट मिला। तो अब ऐसा है कि थोड़ा बहुत हम करते रहेंगे। पहले मेरे को लग रहा था, मतलब कई बार बीच में खुद भी लगता है कि नहीं भाई कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, लेकिन मुझे पता है तुम बुरा नहीं मानोगे। लेकिन बट स्टिल मतलब मेरे को जब आंटी ने बोल दिया तो वैलिडेशन, पेरेंट्स की वैलिडेशन इतनी बड़ी चीज होती है ना, मतलब उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। तो शी प्रेज्ड मी, शी हग्ड मी और बाकायदा मतलब आंटी के पैर वैर छुए, प्रणाम किया, बहुत मजा आया सच में ही। तो ऐसा लगा मतलब पेरेंट्स तक भी अगर क्लिक हो जा रहे हैं इस चीज से कि पढ़ाई कुड बी इंटरेस्टिंग, तो बस ठीक है, और नहीं चाहिए कुछ, है ना। आओ मेरे भाई, अब हमारा काम 4 मिनट है देखो हमारे पास। अब हम क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए भागना है। आई टेक 1.5 आवर। तो पहले मैं खाना खाता हूं और फिर मैं पहुंच जाता हूं ऑफिस। इतना कंटेंट एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब तक इतना कंटेंट रिवाइज कर लीजिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की आपको डेफिनेशन पता लगी, कितने आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं सिमिलर, ये पता लगे। अदर ऑर्गेनिजम्स याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक है। यूज ऑफ एचजीपी याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक है। मेथोडोलॉजी नाम से ही डिकोड कर देंगे, सीक्वेंस आराम से पता लग जाएगा। ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस हमने देख लिए हैं। अब ये गोल एंड रिजल्ट ऑफ एचजीपी, ये 3 स्लाइड हमको पढ़नी है बस आज के दिन में। तो लैक ऑपरॉन के क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन ये मैं लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए आराम से। अगला जो सेशन है आप मान के चलिए थ्योरी कम, मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे की, मेनली क्वेश्चन पे ही पूरा का पूरा फोकस रहेगा। लैक ऑपरॉन के क्वेश्चन भी कराएंगे, तो एक बार उसको भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। और अभी हम लोग चलते हैं और लैक ऑपरॉन के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे। सारे पीवाईक्यू, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा, तो थोड़ा सा उसको एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से, है ना, कि लैक ऑपरॉन में हमने क्या क्या पढ़ा था। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं दे आर ट्रिकी, नॉट टफ, कर ले जाओगे लेकिन स्टिल, है ना। और इस टॉपिक से संबंधित, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 स्लाइड्स रहती है, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी डाउट्स हो वो भी आप लेके आ जाना। तो एक छोटा सा टॉपिक बचेगा हमारा। कल अगर आप बोलोगे एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी है तो नहीं लेंगे, परसों एक एक्स्ट्रा क्लास में लगा लूंगा, इतना कर सकते हैं। 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डन हो जाएगा, फिर जेनेटिक्स के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जैसा आप बोलो वैसा काम कर लिया जाएगा, बस आप बता देना, है ना। ड्यूरेशन रखेंगे 1.5-पौने 2 घंटे की, नॉर्मल ड्यूरेशन रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पोल करा लेंगे शाम वाली क्लास में कि किस टाइम पे आपकी क्लास हो, अगर कल एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो। क्योंकि आई एम फाइन विद टेकिंग क्लासेस, आई एम कंप्लीटली फाइन, क्योंकि मैं लगाऊंगा ही क्लास। अगर आप बोल दोगे हाँ तो मैं लगा लूंगा, है ना। क्योंकि अर्जुना में मैंने लगा ली है ऑलरेडी, सुबह 11 बजे से मेरी क्लास है, तो लंबी क्लास जाएगी, 4-5 घंटे की क्लास जाएगी। अगर आप बोलोगे तो ठीक है, वरना परसों भी ले लेंगे। 1-1.5 घंटे का टॉपिक बचा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, खत्म करने के बाद हम कॉन्फिडेंटली शनिवार को जो है अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। फ्राइडे को बोलोगे तो फ्राइडे भी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। और जो जोधपुर और उदयपुर के बच्चे हैं उनसे मुलाकात होगी इस वीकेंड, शनिवार इतवार, तो मजा आएगा ना। म्यूटेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में करा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम म्यूटेशन के लिए लेट हो चुके हैं। अगर आप बोलोगे तो यही करा देंगे, कल क्लास ले लेंगे, परसों क्लास ले लेंगे, उसमें करा देंगे, है ना। बस ये चैप्टर है जो है। देन इसके बाद कुछ कुछ टॉपिक्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, जो आप कह सकते हो कि ढंग के हैं, जैसे पेडिग्री। उसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं रोक पाएगा, बाकी चिल हो जाओ एकदम। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बच्चों का खेल है ना। और उसके बाद और छोटी छोटी चीजें हैं। इकोलॉजी तो और खत्म है, मजेदार है बट बहुत थ्योरेटिकल है, तो उसको भी आराम से कर ले जाएंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए, है ना। कल सुबह नहीं हो पाएगा दोस्त, सुबह नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुबह ऑलरेडी मेरी कमिटमेंट जा चुकी है अर्जुना में। इस वीक मुझे अपना बैच खत्म करना ही है अर्जुना, तो इसीलिए हमें थोड़ा नेक्स्ट वीक से और टाइम मिल रहा होगा, क्योंकि मेरी क्लास होती है फ्राइडे सैटरडे और संडे, यूजुअली मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूं वहां पे। तो अगर हम लोग खत्म कर देते हैं अर्जुना को, तो एक हमारे पास एज हो जाएगी, एक एज हो जाएगी कि हम फिर फ्राइडे सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास ले पाए करेंगे शाम को, क्योंकि मेरी 6 से 8 क्लास होती है, तो वो दिन मेरे ब्लॉक हो रखे हैं।
तो इसीलिए हम लोग काम कर सकते हैं वो वाला। देखेंगे जो भी आपको मुनासिब लगेगा, एक बार सोच लो आराम से। 1-1.5-2 घंटे का टाइम है हमारे पास, तब तक मैं ऑफिस पहुंचता हूं ड्राइव करके। जो भी होगा आप मुझे बताना, उस पर काम कर लिया जाएगा। आई एम कंफर्टेबल विद ऑल द थिंग्स, एवरीथिंग। ठीक है, चलो मेरे भाई, मुलाकात होगी आपसे कल, मतलब अभी अगले सेशन में बोलने की आदत पड़ गई है भाई, कॉग्निशन में सेट हो चुका है। तो मिलता हूं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खाना पीना खाओ, लैक ऑपरन रिवाइज करो, जितना अभी तक पढ़ा है रिवाइज करो। मिलता हूं, ऑलराइट, शुक्रिया, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।